ओनली वही कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं पालना है कि सर सब कुछ एज इट इज मिल जाएगा, लिखा तो है ना आप लोगों ने। और लास्ट क्लास का है देरी जो अपना आर्थराइटिस से रिलेटेड था और कुछ पोर्शन आज जो पेंडिंग है वो, तो ये मैं आपको डिटेल से दे दूंगा जो आपके सामने स्लाइड पे होता है। वो तो एज इट इज मिला ही है ना आप लोगों को, जो 2 क्लास हम लास्ट पढ़ चुके हैं, है ना। किसी बच्चे ने कहा साहब को कंप्लेन की है कि सर नोट्स आधे अधूरे हैं, पूरे नोट्स नहीं, तो शुरुआत के तो नहीं मिलेंगे। ये जो नोट्स है वो एज इट इज है। इसमें ऐसा है कि सर यहाँ पे तो स्लाइड अलग चल रही है, बाद में अलग नोट्स दिए गए, तो वो आप बता सकते हैं, उसमें आपकी बात सुनी जाएगी। अननेसेसरी कि सर सब कुछ वो मिले ये मिले, तो वो नोट्स गैदर करने का कोई सेंस भी नहीं है बच्चों ने। और जिस तरीके से चीजें जो आपको बोली जाती है तो उनको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें, मॉडिफाई करने की कोशिश करें कि हाँ एक्चुअली चीजें फैक्ट है। बहुत सारे नोट्स यहाँ से ले लिए वहां से ले लिए, किताबें जमा करके रख लोगे, पढ़ नहीं पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड पे है, होपफुली आज की क्लास में हम फिनिश कर देंगे, उम्मीद है ना। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आज की क्लास आज होती है तो सारे मिल जाएंगे आप लोगों को, बिल्कुल भी वरी नहीं होना है। नोट्स को लेकर वरी नहीं होना, वरी होना है कि मैंने कल कितना रिवाइज किया है, मेरे को कितना याद है, कितना मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ, अगले दिन मैं उस चीज को किस तरीके से रिवाइज कर रहा हूँ, आज जो टेस्ट हुआ उसमें किस तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म किया है ना, वो मैटर करता है। उसमें आपको सोचने की जरूरत है, बजाय कि अननेसेसरी चीजों पे कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, है ना। कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करें, नोट सेट इन्हीं चीजों को देखता है ना। नोट सेट का एग्जाम है वो इन्हीं चीजों को देखता है कि आपने स्टडी टाइम में कितनी क्वालिटी डेवलप की है अपने अंदर, कितना कुछ वहां से कैप्चर किया है, कितना सीखा है ना। तो ये सारी बातें ये रह जाएगी, कोशिश करें जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले, अपनी सीट बनाए। एक तो आप जैसे बहुत सारे हैं बच्चों, है ना, आप ये तो एकमात्र क्लासरूम है जोधपुर का, बाकी जोधपुर में बहुत सारे क्लासरूम है, राजस्थान में बहुत सारे और इंडिया में बहुत सारे क्लासरूम, आप समझ सकते हो ना। तो जो कंपटीशन आपको लगता है वो हल्का फुल्का नहीं है, और नोट सेट एग्जाम में छोटी बात नहीं है, और वो भी 2-2 पेज के अंदर होना काफी टिपिकल टास्क होता है। तो थोड़ा सा सीरियस लेके चीजों को चले, एक एक नंबर एक एक पॉइंट की वैल्यू को समझे। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे आर्थराइटिस, 2 टाइप के आर्थराइटिस हम कंप्लीटली देख चुके हैं। फर्स्ट वन इज osteoarthritis, that is the most common type of the arthritis, and the second is the rheumatoid arthritis, most dangerous और painful arthritis। osteoarthritis को senile arthritis बोला बिकॉज ऑफ द एज इन्वॉल्वमेंट, एज की वजह से प्राइमरी होता है, इसलिए उसको senile arthritis हमने बोला था। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस के हम कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर जान चुके थे, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको ये बताया कि इसको थोड़ा खास याद रखना है ना। ये वाले जो थिंग्स है, जैसे यहाँ प्रोस्थेटिक जॉइंट, प्रोस्थेटिक जॉइंट मतलब क्या है, जो आप जॉइंट ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं ना, या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी डिवाइस अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पॉसिबिलिटी रहती है एंट्री होने की, दैट इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। तो ये आपको याद रखना कि कोई भी प्रोस्थेटिक डिवाइस आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी टाइप की हो सकती है, आइदर इंटरनल फिक्सेशन रोड हो सकती है, केवाई हो सकता है, जो इंटरनली आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने फ्रैक्चर में डिस्कस किया था, या फिर टोटल जॉइंट ही रिप्लेस कर रहे हैं, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो करें, तो उसके साथ में जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ज्यादा रहती है, और दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। ये आपको याद रखना, मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस ओरियस हमारा होता है। तो ये दो आपको खास याद रखने का था। बाकी इटियोलॉजिकल जो फैक्टर्स है उसके अलावा हमने नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जाना था, और क्योंकि इंफ्लेमेटरी थिंग्स है तो कॉमन सिम्टम यहाँ पे देखने मिलेंगे, इसमें कोई यूनिक सिम्टम है नहीं, बस 2 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, एक वार्मथनेस, दूसरा है फीवर। तो याद रखिए जो वार्मथनेस है वो यहाँ पे लोकल सिम्टम के रूप में आता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो वार्मथनेस है इज द लोकल सिम्टम, क्योंकि पर्टिकुलर जिस जॉइंट पे इन्फेक्शन हुआ है, जो जॉइंट आपका इम्प्लांट हुआ है ना, इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहीं पे आपको ऐसे थोड़ा वार्म फील होगा, है ना, थोड़ा हॉट फील होगा, थोड़ा गर्म फील होगा, तो वो आपका वार्मनेस है। लेकिन कंप्लीट बॉडी के अंदर आपको टेंपरेचर बढ़ा देखने मिल रहा है, देयर इज योर सिस्टमिक सिम्टम। इन दोनों में हल्का सा डिफरेंशिएशन है, वार्मनेस और फीवर के अंदर, अलग से याद रखना। बाकी पेन एज इट इज रहेगा आपका, स्वेलिंग एंड इनएबिलिटी टू मूव द लिम्ब विद द इन्फेक्टेड जॉइंट, जो कि आपका जनरल सिम्टम है, जैसे स्टिफनेस आपका लास्ट 2 टाइप के आर्थराइटिस में हम कॉमनली देख रहे थे। तो ये आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं, इनके अंदर जो थिंग्स है देयर इज वार्मनेस और फीवर। और आज नोट्स के लिए ज्यादा नहीं फोकस है कि सर ये वो नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, बस आज छोटे छोटे कंटेंट है, जो बचा हुआ सारा कंटेंट है उनको हम सारी स्लाइड में कवर करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि जो मेन चीजें होती है ऐसा नहीं होगी उन आपकी टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो जो मेन कंटेंट है वो बच जाए हमारा, है ना। तो कवर करने की कोशिश करेंगे। मसल्स का अगर सिस्टम आज स्टार्ट हो पाता है तो आज करेंगे, नहीं तो उसको क्लास में कवर करेंगे, लेकिन ये तो हम ऑलमोस्ट आज फिनिश करने वाले हैं। इसमें से कुछ नोट करने वाली है नहीं, वार्मनेस और फीवर बस आप लोगों को याद रखना है, बाकी नोट्स आप बाद में बना लेना अच्छे से। डायग्नोसिस दिमाग के अंदर बिठा के रखना, नॉट ओनली इन द योर आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, आपकी बॉडी में कहीं पर भी इंफेक्शन हो, किसी भी टाइप का इंफेक्शन हो, उसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट एक ही होता है, दैट इज द कल्चर। either they are blood infection, either they are your we can say brain के अंदर infection, that is CSF culture। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो यूरिन कल्चर। तो इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और स्पेसिफिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि कॉमनली वही होता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो पर्टिकुलर टेस्ट किया जाता है दैट इज कल्चर। और यहाँ पर भी आपका मोस्ट कॉमनली कौन है, बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व हो रहा है, और इन्फेक्शियस थिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो कल्चर किया जाता है दैट कल्चर इज ए साइनोवियल फ्लूइड कल्चर। साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करेंगे आर्थ्रोसेंटेसिस के थ्रू, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम कर रहे हैं, उस फ्लूइड को एस्पायरेट आउट करेंगे और कल्चर के लिए उसे भेजेंगे। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करता है कि उसको सेप्टिक आर्थराइटिस है या कुछ अदर टाइप ऑफ द आर्थराइटिस प्रेजेंट है। और यहाँ पे जब जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस करेंगे, और इसको आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, साइनोवियल फ्लूइड कल्चर। यहाँ पे कंफर्मेटिव जो टेस्ट है, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द योर सेप्टिक आर्थराइटिस द साइनोवियल फ्लूइड कल्चर, है ना। एनालिसिस मतलब है कि बड़ा टेस्ट है, एनालिसिस मतलब कि आप सब कुछ देख रहे हो उसके अंदर, उसकी विस्कोसिटी देख रहे हैं, उसके अंदर कितनी क्लियरिटी प्रेजेंट है, वो उसकी ग्रेविटी कितनी है, अमाउंट कितनी है, उसके कंटेंट कितने हैं, उसके अंदर हाई हाइलुरोनिक एसिड, ल्यूटिसिन, मतलब अदर थिंग्स कितनी है, वो पूरा एक एनालिसिस हो गया। उस एनालिसिस का एक पर्टिकुलर पार्ट बनता है दैट इज कल्चर। जैसे यूरिन एनालिसिस है तो एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, यूरिन एनालिसिस मतलब यूरिन के बारे में पूरी स्टडी आप कर रहे हैं, और यूरिन कल्चर ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें। तो यूरिन कल्चर और वी कैन से आवर साइनोवियल कल्चर इज द पार्ट ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। तो एनालिसिस एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, कल्चर उसमें एक पार्ट बन जाता है। डिफरेंशिएशन क्लियर है एनालिसिस और कल्चर में, कंफ्यूज नहीं होना। तो साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे अपना डेफिनेटिव रहेगा, उसमें क्या देखने मिलेगा, तो डब्ल्यूबीसी की काउंट ही बड़ी हुई देखने को मिलेगी, और वो डब्ल्यूबीसी उनको मॉडिफाई करके लिखा हुआ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। कौन सी होगी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, पॉली यानी बहुत ज्यादा, मॉर्फोन्यूक्लियर यानी उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। कौन सी रहेगी, ग्रेन्युलोसाइट्स। और एग्रेन्युलोसाइट में क्या डिफरेंशिएशन होता है, ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो वो ग्रेन्यूल्स होते हैं वही आपके न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लियर उनको हम बोलते हैं। और जो आपकी एग्रेन्युलोसाइट होती है जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहते हैं दैट इज मोनोसाइट और लिम्फोसाइट।
डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर 3 होती है आपकी, न्यूट्रोफिल, मेसोफिल और इसिनोफिल, 3 होती है। वही आपकी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल है, तो वो इमीडिएटली आपको यहाँ पे बड़ी हुई देखने को मिलेगी। क्रोनिक इन्फेक्शन होता है ना, तो उसके अंदर आपकी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो कि आपकी ग्रेन्युलोसाइट होती है, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होती है, उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, बड़ी साइज का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। डब्ल्यूबीसी का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब, तो यहाँ पे कौन सी देखने मिलेगी, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, और दैट इज योर ग्रेन्युलोसाइट्स। ये आपको याद है, थोड़ा लैंग्वेज अलग लिखी हुई है, इसका मींस निकालने की कोशिश करें, जब मींस आप निकालते हैं तो चीज आपके लिए थोड़ी इजी हो जाती है, बजाय कि उसको रटने की पोलोमॉर्फो की एक्चुअल मींस क्या है। पोली मींस बहुत सारे, मॉर्फो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है ना, एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस है तो मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज योर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल। मोनोफिल और लिम्फोसाइट के अंदर आपका सिंगल न्यूक्लियस होता है, लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है। लिखने वाली जो बातें होती हैं बच्चों से मैं जो एक्स्ट्रा थिंग्स लिखता हूं वो नोट करना है ना, जो आप सिस्टमेटिक तरीके से नोट कर रहे हैं, जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे थिंग्स लिखता हूं वो नोट करना, बाकी तो एज इट इज आपको मिल जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा भाई, इन्फेक्शियस कंडीशन है तो इन्फेक्शियस कंडीशन के लिए मैनेजमेंट क्या रहेगा, दैट इज योर एंटीबायोटिक थेरेपी। तो एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कुछ स्पेसिफिक है नहीं, वेंकोमाइसिन, सिप्रोक्सोन, एनसेड, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक, यहाँ पे खास मैनेजमेंट है। बस ये थिंग्स है कि यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है वो आपकी ये रहती है ना, वेंकोमाइसिन और सिप्रोक्सोन, ये दोनों ही मेडिकेशन एज एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है ना, दोनों एंटीबायोटिक यहाँ पे एज ए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है। बाकी एनसेड्स है, एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिक एज ए सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट, सिम्पटम के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज योर सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट, ड्रग्स थेरेपी। क्लियर है ये, बस ये मेडिकेशन आप लिख रहे हैं तो लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू हो जाए, है ना। वेंकोमाइसिन और सिप्रोक्सोन दैट इज एंटीबायोटिक, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द योर कैन से सेप्टिक आर्थराइटिस, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो अलग अलग हो जाती है। वेंकोमाइसिन जनरली आप यूज करते हैं, लेकिन जो सिप्रोक्सोन है वो आपका जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस था, जो आपकी प्रोस्थेटिक की कोई भी डिवाइस इंप्लांट की उसकी वजह से होता है, तो उसमें आपकी स्पेसिफिकली सिप्रोक्सोन हम यूज करते हैं, वो थोड़ा एक स्पेसिफिक पैरामीटर है जो आपको याद है। बाकी दोनों मेडिकेशन आपको याद रखना, एनसेड नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होगी, एंटीबायोटिक होगी, एनाल्जेसिक वगैरह मेडिकेशन हो जाती है, कुछ खास नहीं है। मेन जो मैनेजमेंट बनता है दैट इज अबाउट द गोटी आर्थराइटिस। गोटी आर्थराइटिस में भी इसके मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, उसको हम शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो थर्ड टाइप ऑफ आर्थराइटिस हो गया, फर्स्ट वन इज ओस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड वन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड थर्ड वन इज द सेप्टिक आर्थराइटिस, आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ आर्थराइटिस है गोटी आर्थराइटिस। गोटी आर्थराइटिस बेसिकली है ये भी क्या आपका आर्थराइटिस ही है, अकॉर्डिंग टू देयर कोज फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर की कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, किसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन और इंफेक्शन हो रहा है, वही आपका आर्थराइटिस बन जाता है। और यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, गाउट की वजह से। और गाउट मींस क्या, उस वर्ड का मींस होता है यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन। यूरिक एसिड के एक्युमुलेट होने की वजह से, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, वो क्रिस्टल बना लेता है, और जब वो क्रिस्टल आपके जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं तो जब आप मूवमेंट करते हैं तो जॉइंट की जो आर्टिकुलर सरफेस है उसको इरिटेट करते हैं, उसकी वजह से धीरे धीरे वहां पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इरिटेट हो गए उन क्रिस्टल्स की वजह से जो कि बने हुए आपके यूरिक एसिड के। तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है आपके जॉइंट, जो आपके जॉइंट है उनके इन बिटवीन, जो आपकी साइनोवियल कैविटी है वहां पे, और उसकी वजह से इन्फेक्शन बनता है, दैट इज योर गोटी आर्थराइटिस, दैट इज योर गोटी आर्थराइटिस। सिंपली ये आपको याद रखना। तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन ड्यू टू द यूरिक एसिड क्रिस्टल, जो टाइप ऑफ द आर्थराइटिस है वो अलग अलग हम देख रहे हैं। जैसे कल हमने देखा ओस्टियोआर्थराइटिस, उसे क्यों बोला, क्योंकि ए से रिलेटेड मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर के इन्वॉल्व होने की वजह से हो रहा है। सेप्टिक आर्थराइटिस इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्व होने की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे ये आर्थराइटिस आपका गोटी आर्थराइटिस यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है। ये स्पेसिफिक थिंग्स तो आपको याद रखना ही है ना, बिल्कुल भी मिस नहीं करें। यहाँ पे एक थिंग्स है, जैसे हमने रोमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा था आपका रिमिशन एंड एक्सिबिशन, वो दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि रिमिटेड होता है, एक्सिबिट होता है, कुछ टाइम के लिए सिमिलर यहाँ पे है कि ये भी रिकरेंट होता रहता है। इसको ट्रीट किया फिर ये वापस हो जाएगा, और ये इसके बारे में स्पेसिफिक थिंग्स है। एक बार किसी पर्सन को यूरिक एसिड से रिलेटेड या कैसे गोटी आर्थराइटिस हो जाता है, तो उस पर्सन ने अगर लाइफ में कभी भी ऐसी कुछ डाइट ले ली जो यूरिक एसिड के एक्युमुलेशन को प्रमोट करती है, वो डाइट वापस उस पर्सन को क्या कर सकती है, गोटी आर्थराइटिस। मतलब रिकरेंट मींस क्या है कि ये बार बार होता रहता है ना, और इसलिए इसको एक्यूट टाइप ऑफ आर्थराइटिस बोला कि बार बार हो रहा है। यूरिक एसिड की डाइट मैनेजमेंट कर लिया, मेडिकेशन ले ली, ठीक है, उसके बाद में कुछ थिंग्स आपने ले ली, और यहाँ पे जो थिंग्स प्रमोट करती है जैसे एल्कोहल कंजप्शन है, तो एल्कोहल कंजप्शन आपका यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है ना। एल्कोहल का कंजप्शन तो वो ले लिया कभी, और जैसे लिया तो बॉडी में गया, उसने यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाया और यूरिक एसिड आपका डिपॉजिट हो गया, फिर आपको गोटी आर्थराइटिस हो गया। फिर थोड़े टाइम के लिए मेडिकेशन ली, उसके बाद में कुछ ऐसी डाइट ले ली जिसके अंदर यूरिक एसिड ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे कि आपके मीट होगी या फिर आपके जो सी फूड्स है, क्रेप्स वगैरह है, फिश वगैरह, वो आपने ज्यादा यूज कर ली, तो फिर वहां से प्यूरिन मिलेगा, प्यूरिन अल्टीमेटली मॉडिफाई होता है, चेंज हो जाता है इन योर यूरिक एसिड। समझ पा रहे हो, तो रिकरेंट का मींस क्या है, ठीक हुआ, फिर कुछ ऐसी थिंग्स मिली उसको प्रमोशन मिला, फिर वापस हो गया, ठीक हुआ वापस। जैसे आप लोगों को पढ़ाई का पैटर्न होता है, बातें नहीं पीछे बातें की हो रही है, कुछ अलग थिंग चल रही है। आपकी पढ़ाई का पैटर्न भी ये होता है, लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई करते नहीं हो, है ना। रिकरेंस मींस क्या है कि आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया या आप किसी को देख के मोटिवेट हो गए, है ना, कि कोई आपका साथी सगा संबंधी जो भी है वो सेलेक्ट हो गया, तो आपका जो मोटिवेशन का लेवल है उस टाइम, है ना, दूसरे मोटिवेट करते हैं उसकी तुलना में, जैसे ये आपका पैटर्न है स्टडी का, और किसी और ने मोटिवेट किया इतना हो, लेकिन कोई आपका सगा संबंधी भाई साहब सेलेक्ट हो गया, तो आपका मोटिवेशन इस तरीके से जाएगा, लेकिन ये मोटिवेशन दूसरे तीसरे दिन धीरे धीरे वापस आ जाएगा, फिर आप वापस वहीं आ जाओगे। फिर कुछ ऐसे फैक्टर हुआ कि आपके दोस्त ने आपको बताया भाई मेरे अकाउंट में तो 3 लाख रुपए है, 4 महीनों की सैलरी एक साथ आई, उस टाइम तो आपका मोटिवेशन इतना जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा। फिर कुछ टाइम के लिए रहेगा, इतने 4-5 दिन के लिए धीरे 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 इस तरीके से आएगा, फिर आप ठीक है बढ़ने तो हो जाएगा, हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसे कर करके वापस रिलैक्स हो जाते हैं, फिर कुछ ट्रिगर मिलता है, फिर आप मोटिवेट होते हैं। एक्चुअली यही होता है ना बच्चों। तो ये थिंग्स क्या है, रिकरेंस है कि एक मोटिवेशन आ रहा फिर जा रहा आ रहा जा रहा, सेम रिकरेंस वर्ड का मींस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से ठीक हो रहा वापस हो रहा, ठीक हो रहा वापस हो रहा। इस थिंग्स के साथ स्टडी नहीं करें, हर रोज पढ़े, मैंने बताया बेस्ट थिंग्स होती है मोटिवेशन विद डिसिप्लिन, मोटिवेटेड रहना, अनसन मोटिवेट नहीं होना। बहुत सारे आप मोटिवेटेड हो जाते हो तो उसका उसका जो इफेक्ट होता है अगले, मोटिवेशन मतलब है कि आपके हार्मोनल जो बैलेंस होते हैं, जो आपके एपीआर हार्मोन्स होते हैं, या जो आपको मोटिवेट करने वाले, इंक्रीज करने वाले हार्मोन होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं। आपको जैसे भी ऐसी थिंग्स देखते हो या सुनते हो तो उसे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज होना कॉमन है, लेकिन वो उसी लेवल पे नहीं रहेगा, कुछ टाइम बाद में वो रिलैक्स हो जाएगा। आप लोगों को नोट भी किया होगा कि जब आप पढ़ रहे थे नाइट में, आप अच्छे से पढ़ रहे थे, आपने दिमाग में अंदर कुछ ऐसी बातें आई तो बोला कि भाई आज तो 10 बजे तक अच्छे से पढ़िए, आज 10 बजे सोएंगे, सुबह 4 बजे 100% उठेंगे, और उस 10 o'clock आपकी बॉडी के अंदर जो एनरेज करने वाले हार्मोन्स है ना, उनका लेवल बढ़ा था, लेकिन वो रात भर में पूरा पुश हो गया, सुबह 4 बजे के पता चला 10 बज रहे हैं, तो वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, है ना। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी बॉडी ही ऐसी, लेकिन आपको जिद्दी बना दिखाना पड़ेगा, दैट इज योर डिसिप्लिन, कि हर रोज उठना है, हर रोज उठना है, चाहे नींद पूरी हुई या नहीं हुई। मैंने सोचा था कि मैं 5 बजे उठूंगा, भले आप 4:55 पे सोने गए हो, 5 बजे उठूंगा, मतलब उठेंगे।
ये अब है ना 4-5 में तो नहीं, मैं आपको थिंग्स बता रहा हूँ कैसा भी हो सकता है। तो वह डिसिप्लिन का अगर हम नेचर मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो थिंग्स है कंसीडर की जाती है। चलिए इधर फोकस कर लो। तो रिकरेंस का मींस आपको क्या बताया गया है, दैट इज ठीक होता है, बढ़ता है, ठीक होता है और बढ़ता है। एक्यूट आर्थराइटिस होता है, थ्री मैकेनिज्म मेनली इन्वॉल्व करते हैं भाई गोटी आर्थराइटिस में। क्या थिंग्स, एक तो कंडीशन हो गई यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया, दूसरी कंडीशन हो गई कि प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा, आपकी बॉडी में उसका एक्सक्रिएशन जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है वो एक्सक्रिएशन कम हो गया। तो दो कंडीशन वो बन गई। एक ऐसी कंडीशन बन गई आपकी बॉडी में भी नहीं बन रहा है, एक्सक्रिएशन भी ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन आप बाहर से ज्यादा लेने लगे। तो तीन कंडीशन और भी कैसे, तीन पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन आप निकल के आती है कि किस तरीके से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो इंक्रीज यूरिक एसिड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया। कंडीशन एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है कोई ऐसी मेडिकेशन है जो आपकी बॉडी में जा रही है, सेल को डैमेज करी, और सेल को डैमेज करने के बाद वहां पे सेल का न्यूक्लियस टूटा, सेल का न्यूक्लियस टूटने के बाद उसका डीएनए टूटा है, डीएनए की जो रिंग होती है प्यूरिन और पिरामिडिन, दो रिंग होती है। जो प्यूरिन होती है उसमें एडेनिन और ग्वानिन, प्यूरिन पाइरिडिन की अलग होती है। कौन कौन सी होते हैं, यूरेसिल, टाइमिन और एक और होता है साइटोसिल। तो तीन वो आपके पिरामिडिन का, मैं प्यूरिन की बात कर, तो वो टूटे, और वो जब टूटते हैं न्यूक्लियोटाइड जिन्हें हम बोलते हैं एडेनिन और ग्वानिन, दैट इज इन द प्यूरिन, वो टूटते हैं तो आपका यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ज्यादा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, या अंडर सीक्रेशन हो रहा कि बन तो नॉर्मली रहा लेकिन जितना सीक्रेट होना चाहिए उतना सीक्रेट नहीं हो पा रहा, दैट इज अंडर सीक्रेशन। और इंटेक ज्यादा कर लिया कि सीक्रेशन भी ठीक हो रहा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा बॉडी में नहीं हो रहा, लेकिन आप बाहर से ज्यादा खाने लगे। कंसिस्टेंटली आपकी डाइट के अंदर हाई प्रोटीनस डाइट है, और हाई प्रोटीनस डाइट अल्टीमेट आपके जाके कन्वर्ट हो रही है प्यूरिन, देन फाइनली इन द यूरिक एसिड। तो तीनों कंडीशन की वजह से आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी बन जाती है। क्लियर है ये तीनों वर्ड। चलिए यहाँ पे लिखने की कोई ज्यादा बातें नहीं है, अननेसेसरी टाइम यहाँ पे हम जमा नहीं करेंगे, बस इस वर्ड का मीन समझना है। तीनों पैथोफिजियोलॉजी आपको क्लियर रखना है। इंक्रीज हो रहा है, अंडर सीक्रेशन है और इंटेक ज्यादा हो रहा है। क्लियर है बच्चों, अरे यस नो, डाउट नहीं होना, कुछ डाउट इमीडिएटली पूछे बजाय लिखने के। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ लेकिन आप इन चीजों को नहीं समझ पाते, लिखने में लग जाते हैं कि सर नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स दे दिए जाएंगे आपको, है ना। नेक्स्ट है इसके गोटी आर्थराइटिस के दो टाइप बनते हैं, टाइप और खोज लगभग साथ आ जाते हैं, है ना। टाइप जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्राइमरी मतलब क्या, पहले मैंने बता दिया, दो फैक्टर होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो मेन फैक्टर इन्वॉल्व है, और सेकेंडरी कुछ अदर कंडीशन आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, प्राइमरी रीजन है आप लोग ये अच्छे से कर पा रहे हैं, प्राइमरी रीजन है आप लोग, है ना। सेकेंडरी है आपका आसपास का माहौल। तो प्राइमरी मतलब फास्ट अफेक्टिंग फैक्टर, है ना। जैसे हम प्राइमरी डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसमें भी हम अलग-अलग कंडीशंस पढ़ते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था दैट इज रूमेटोइड आर्थराइटिस, सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब एज ही मेनली इन्वॉल्व हो रही है, सेकेंडरी यानी अदर डिजीज कंडीशन की वजह से। प्राइमरी मतलब मेन अफेक्टिंग फैक्टर। सिमिलरली यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी हम देखते हैं तो मोस्ट कॉमन जो रहता है कि ओवर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ द यूरिक एसिड। दो कंडीशन है कि आपकी बॉडी भाई अल्टीमेट यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर ही हो रहा है, तो आपकी बॉडी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा बना रही है, और या फिर दूसरी कंडीशन की सीक्रेशन कम हो रहा है। और सेकेंडरी क्या है, दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड, कि प्राइमरी तो आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है मेनली आपका यूरिक एसिड को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और वी कैन से कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में मेनली आपकी बॉडी ही रिस्पांसिबल है। दूसरा फैक्टर बाहर से आ गया, जैसे आप लिखा ड्रग इंड्यूस्ड, कि बाहर से कुछ आपने मेडिकेशन ली, जैसे एस्पिरिन है, थियाजीड है, नियासिन मेडिकेशन है, कीमोथेरेपीज है, बाहर से आपने मेडिकेशन ली, उस मेडिकेशन ने आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाया, दैट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ द योर आर्थराइटिस, आल्सो नोन एज एक्वायर्ड गोट। और ये आपका मोस्ट कॉमन जो रहता है दैट इज प्राइमरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर डिफरेंशिएशन आपको क्लियर रखना। प्राइमरी मतलब क्या है कि आपकी बॉडी खुद इन्वॉल्व हो रही है ना, जो आपकी बॉडी है वो सेल्फ इन्वॉल्व हो रही है ना, आपकी बॉडी खुद इन्वॉल्व हो रही है, और यहाँ पे आपका कोई अदर फैक्टर आ रहा है, अदर अदर बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज जो है सेकेंडरी और एक्वायर्ड गोट, सेकेंडरी और एक्वायर्ड गोट। क्लियर है ये। तो प्राइमरी इज द मोस्ट कॉमन, सेकेंडरी एक्वायर्ड गोट, ड्रग इंड्यूस्ड गोट भी बोलते हैं, एस्पिरिन जैसे ये मेडिकेशन है। इन मेडिकेशन का भी अलग होता है, मेडिकेशन कैसे काम करेगी, जैसे इसका हम थोड़ा एग्जांपल की बात करें या थोड़ा और मैकेनिज्म की बात करें। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन होती है सेल को तोड़ती है, कुछ मेडिकेशन होती है जो यूरिनरी सिस्टम होता है उस पे जाके, जैसे आपकी थायराइड, आपकी नियासिन, एस्पिरिन, ये मेडिकेशन क्या करती है, आपके यूरिक एसिड के एक्सक्रिएशन को, जो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है उसको इनहिबिट कर देती है, इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। और वो इनहिबिशन होगा, रुकेगा, तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन और कैन से एक्युमुलेशन आपके ब्लड में बढ़ेगा, और धीरे ब्लड में बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ब्लड से वो ट्रेवल करेगा जॉइंट के पास, और वहां पे बढ़ेगा, वहां पे क्या कोच करेगा, दैट इज गोटी आर्थराइटिस। तो बॉडी खुद इन्वॉल्व है प्राइमरी, और अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी। क्लियर है ये। चलिए और एक और एग्जांपल जो मैंने आपको बता दिया, सेल डैमेज हो रही है, और किसकी वजह से, दूसरे फैक्टर की वजह से। और एग्जांपल का ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट, किसी पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, रिसिपिएंट मतलब कौन, लेने वाला, कि एक का ऑर्गन लेके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया, अब ऑर्गन वहां पे आपने ट्रांसफर किया, सेल्स, मसल्स, टिश्यू ट्रांसफर किए, उनके अंदर सेल है, उनके अंदर डीएनए सब कुछ प्रेजेंट है। अगर वहां पे रिजेक्शन होता है, ज्यादातर रिजेक्शन वाले केस के अंदर ही होता है, वहां पे रिजेक्शन होता है, तो आपकी बॉडी मतलब रिसिपिएंट की बॉडी उन सेल्स वगैरह को क्या करती है, इनिशियल स्टेज में डैमेज करती है, और जब वो सेल को डैमेज करेगी तो वहां से यूरिक एसिड निकलेगा, प्यूरिन का ब्रेकडाउन होगा, और वो यूरिक एसिड निकलेगा तो वहां पे एक्युमुलेशन होगा। और वही यहाँ पे एक एग्जांपल मात्र लिखा हुआ है, दैट इज योर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट, डोनर में नहीं होता, क्योंकि डोनर तो अपना ऑर्गन दे दिया, दूसरे की बॉडी के अंदर गया, उसकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कुछ लेवल के बाद, है ना, कुछ टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले जो रिसिपिएंट की बॉडी और जो डोनर पार्ट है उसके बीच में जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, उसमें भी सेल जो सेल्स होती है वो टूटती है, और इसलिए उस टाइम जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा कम रखा जाता है ताकि कम चीजें टूटे, है ना। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, वहां पे इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी चलती है, और इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी चलती है इसलिए जो रिसिपिएंट पेशेंट होता है उनके लिए ट्रांसप्लांट यूनिट वार्ड अलग होता है ना, ताकि वो पूरी तरीके से इन्फेक्शन से प्रिवेंट रह सके, क्योंकि आपने उसकी इम्यून को सप्रेस कर रखा है और उसका इम्यून सिस्टम आपने सप्रेस कर रखा है, देयर मे बी चांस कि वहां पे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए उनको स्पेसिफिक केयर दी जाती है आफ्टर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो इसके पीछे रीजन यहीं से निकल के आता है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हो गए, दैट इज सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर आपका हो गया, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर आपकी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, रीनल फेलियर हो गया, यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकलने दे रहा है ना, तो वो आपका कौन सा बन जाएगा, दैट इज द प्राइमरी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जो तीन थिंग्स होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, ये तो जस्ट आपके डस्ट की साइनोटिक टेंडेंसी सीन होती है जहां पे इंफेक्शन होता है और कैंसर इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन मेन जो तीन थिंग्स आती है, एक आता है पोडेग्रा, दूसरा आता है आपका टोपी, और एक आता है आपका प्लूराइटिस। इन तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सिंपली कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता, पोडेग्रा और टोपी, है ना। तो पोडेग्रा होता है वो कॉमनली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, रेडनेस, ऐसे ब्राइट कलर का आपका ग्रे टोई के अंदर, और ग्रे टोई आपके जो अंगूठे हैं, नॉट इन द थंब, अंगूठे, और वहां पे आपका कॉमनली जो ये आर्थराइटिस होता है, गोटी आर्थराइटिस, वो देखने में मिलता है, उसके अंदर हाईली इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है पोडेग्रा, एक सिम्टम देर का, जो कि फ्रीक्वेंटली नोट किया जाता है इन केस ऑफ गोटी आर्थराइटिस। और टोपी मतलब है कि नोड्यूल्स बने हुए, जैसे यहाँ मेरी बॉडी के अंदर गोटी आर्थराइटिस होता है, तो यहाँ पे नोड्यूल्स बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, तो आपका क्या बन गया, दैट इज
टोपी कि हार्ड नोड्यूल्स इन द स्किन कॉन्टैक्टिंग चाकी डिपॉजिट ऑफ द सोडियम। अब स्किन में तो है लेकिन स्किन कौन से रहेंगे आपके जॉइंट के सराउंडिंग वाले, है ना, तो बेसिकली वो उस तरीके से याद रखना। तो ये तो आपके नोड्यूल्स है, हार्ड नोड्यूल इन द स्किन कंटेनिंग द चाकी डिपॉजिट। और ये चाकी डिपॉजिट क्या है? यूरिक एसिड। चाकी डिपॉजिट यहाँ पे क्या है? दैट इज योर यूरिक एसिड। ये जो चाकी डिपॉजिट है वो आपके यूरिक एसिड का क्रिस्टल ही है। और जब ये क्रिस्टल आपके यहाँ की स्किन पे डिपॉजिट हो जाते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा इसकी इमेज आप लोगों को, और यहीं पे डिपॉजिट हो गया आपके जॉइंट के सराउंडिंग में, तो वहां पे जो थिंग्स देखने मिलते हैं दैट इज टॉफी। चॉकलेट कैसी होती है? हार्ड होती है, उस तरीके से याद रखिए। और यहाँ पे टोपी क्या है? नोड्यूल है। पोडेग्रा आपके ब्रेड थंब के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज योर पोडेग्रा। और प्लूराइटिस, ये रीचिंग, प्लूराइटिस मतलब रीचिंग होता है, तो जनरली आपका यूरिक एसिड जो है, आई मीन यूरिक जो एसिड के क्रिस्टल्स है उनकी वजह से जो इचिंग होती है दैट इज योर प्लूराइटिस। प्लूराइटिस और कंडीशन में भी हो सकती है। तो मेन थिंग्स इसकी पोडेग्रा और जो टोपी होते हैं, दो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं दैट आर सीन स्पेसिफिकली इन योर गुटी आर्थराइटिस। प्लूराइटिस हो जाता है, ये जो है आपके, ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ना, ये जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है? योर टोपी। ये क्या है? टोपी। तो ये एग्जाम आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये चीजें जो होती है वो चली जाती है डायरेक्टली। और अभी तो क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो स्क्रीन पे कलरफुल थिंग्स आती है ना, तो कलरफुल आपको चीजें वहां पे देखने को मिलेगी, तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो डिपॉजिट है, ये हल्का हल्का जो डिपॉजिट है दैट इज योर चाकी डिपॉजिट। और यहाँ पे क्या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है, और वह क्रिस्टल्स की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? आपकी टोफी। तो पोडेग्रा अलग है, टोपी अलग है, प्लूराइटिस अलग है, और ये जनरल सिम्टम्स जो है वो अलग है। तो जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमने दो नोड की बात की थी, हेबेडन नोड और सेकंड इज द बुचान नोड। एंड हेबेडन नोड हाइट पे होता है यानी डिस्टल, और प्रोक्सिमल में होता है वो आपका बुचान। रोमेटोइड आर्थराइटिस में दो परमानेंट डिफॉर्मिटी की बात की थी मेनली, तो कौन कौन सी थी? एक आपकी बोटेनियर डिफॉर्मिटी और दूसरा स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और वहां पे अल्नर डेविएशन, जेड थंब और सोलन ब्रूसा, ये भी हमने साथ देखा। तो ये स्पेसिफिक है, इनको बिल्कुल याद रखना। सिमिलर यहाँ पे भी दो थिंग्स आपके सामने, पोडोग्रा एंड टोपी। पोडोग्रा किस तरीके से आपका डायग्नोसिस इमेज के अंदर एक्सरे करवाते हैं, कैसे आपको देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो है, ये जो इमेज आपकी गोटी टोपी की है ना, गोटी टोपी की इमेज होती है, जो एक्सरे इमेज है किस तरीके से देखने को मिली। अगर एक्सरे का भी इमेज आ जाती है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टोपी आपका किस तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन आएगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द गाउट इज यूरिक सीरम यूरिक एसिड का लेवल देखा जाएगा, नॉर्मली वो बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो लेवल बढ़ के आपके गुटी आर्थराइटिस हुआ है, आपके जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। एक्सरे अपीयरेंस नॉर्मली इन द अर्ली स्टेजेस, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर ऐसे देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेजेस के अंदर एक्सरे के अंदर कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं आती है, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में ये फाइंडिंग देखने को मिलती है। जैसे लिखा हुआ कि टोपी सीन ऑन लेटर ऑन सिचुएशन, ये आपके क्या बन जाता है? डायग्नोसिस। कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना। और यहाँ पर भी आप साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस वो मेंशन करें, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? यूरिक एसिड का क्रिस्टल, है ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल, क्रिस्टल, है ना, यूरिक एसिड का आपको क्रिस्टल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा साइनोवियल फ्लूइड के एनालिसिस जब आप करेंगे तो। और वही आपका क्या बनेगा यहाँ पे? डायग्नोसिस की इस पर्सन को गोटी आर्थराइटिस हो रखा है, इस पर्सन को गोटी आर्थराइटिस। फैमिली हिस्ट्री भी प्रमोट करती है, हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से डाटा मिलेगा आपको, है ना, कि कोई पर्सन कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है, थियाजिन ले रहा है, हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि कुछ 4-5 महीनों पहले, कुछ टाइम पहले इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, तो वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। वहां से आपके माइंड में आइडिया आएगा, हाँ इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, रेसिपिएंट है ये, तो देयर में भी चांस कि वहां पे सेल डैमेज हो रही है, यूरिक एसिड रिलीज हो रहा है, ये सारी बातें आपको याद रखना। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन आप पोडेग्रा नोट कर सकते हैं, टोपी आप नोट कर सकते हैं, प्लूराइटिस की कंप्लेंट वो आपको बताएगा, तो वो आपका हिस्ट्री के अंदर जाता है। बाकी आप अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या क्या देख सकते हैं, पाल्पेशन के थ्रू, स्कल्टेशन के थ्रू, प्रिकशन के थ्रू, दैट ऑल थिंग्स आर कम अंडर द फिजिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है ये? बस ये एक से आपको याद रखना है, हर एक बातें खास है, सभी को क्लियर रखिए, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं, बिल्कुल इजी बातें हैं सारी। नेक्स्ट आपके सामने है ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, और ये तो मैंने बताया इसका नॉर्मल लेवल है, ये खास बात है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है ना, ये किसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है? तो ये आपके माइंड में हो सकता है बॉडी के अंदर जो आपके टिश्यू है ना, टिश्यू डैमेज हो, उसके बाद में आपकी सेल डैमेज हुई, सेल डैमेज होने के बाद में बीच में जो कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है, इसी के अंदर आपके डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो मेरी जो डीएनए है वो ब्रेकडाउन हुआ, और जब डीएनए ब्रेकडाउन हुआ तो वहां पे आपके क्या ब्रेकडाउन हुए? जो आपके न्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए जो होता है इसमें जो रिंग बनती है, दो रिंग रहती है, एक होती है आपकी प्यूरिन्स की रिंग, और दूसरी जो रहती है वो आपकी रहती है, दूसरी रहती है पायरामिडिन की रिंग। जो प्यूरिन वाली होती है इसके अंदर आपके दो कंटेंट रहते हैं, जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दैट इज एडेनिन और ग्वानिन। ये और यही मेनली आपको याद रखना, जब यही ब्रेकडाउन होते हैं तो यहाँ से, जब ये ब्रेकडाउन होते हैं तो यहाँ से आपका रिलीज होता है यूरिक एसिड, नॉर्मली भी रिलीज होता है आपके बॉडी में। ऐसा नहीं है कि ब्लड में लेवल नहीं है, अभी भी आप चेक करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी की जो सेल्स है रिनोवेट होती रहती है, ऐसा नहीं है कि आपकी सारी सेल की लाइफ स्पान जब तक आपकी एज है तब तक, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो उनकी स्पान बढ़ सकती है, लाइफ स्पान, बाकी जो सेल्स होती है वो डैमेज होती रहती है, बनती रहती है, डैमेज होती रहती है, बनती रहती है, एक्सेप्ट है कौन सी सेल नहीं बनती है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो वापस नहीं बनेगी, वहां से उम्मीद नहीं रखना। बाकी अदर जो भी सेल्स होती है डैमेज होती है, नहीं बन जाती, डैमेज होती है, नहीं बन जाती, तो कंटिन्यूअसली डैमेज हो रही है, अभी भी कहीं ना कहीं सेल आपकी बॉडी के अंदर डैमेज हो रही है, उसकी वजह से ये जो नॉर्मल लेवल होता है ये आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कभी भी आप करवाएं तो ये नॉर्मल रेंज आती ही है, इससे बड़ी हुई आ रही है तो वो प्रॉब्लमेटिक थिंग से बन जाती है, तो वह आपकी डिजीज कंडीशन की तरफ बन जाती है, वो आपकी अलग अलग कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, और वहां से यूरिक एसिड रिलीज होता है। मेनली गोटी आर्थराइटिस इसी सिचुएशन पे डिपेंड है, गोटी आर्थराइटिस। तो नॉर्मली इसका लेवल समटाइम पूछ लिया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, और यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? 3 साइटोसिन, थायमिन, इसको कैसे याद रखेंगे आप? थियामिन, है ना, थायमिन, और एक और होता है यूरेसिल, है ना। तो टीसीयू या सीटीयू जैसे भी आप याद रखें, उसको जीए करके याद रखें, जनरल एनेस्थीसिया, ऐसे आपको याद हो जाएगा जीए, है ना। प्यूरिन जो होता है उसको जीए दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया, ताकि इस तरीके से आप याद रख पाए। तो जीए, जी फॉर द ग्वानिन, ए फॉर द एडेनिन, ये ब्रेकडाउन होता है। समटाइम ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रिंग ब्रेकडाउन होने की वजह से यूरिक एसिड बनता है, तो मेनली आपका एडेनिन और ग्वानिन, और दैट इज यूरिक एसिड। तो यहाँ से रिलीज होता है, जो हम पढ़ते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर, जेनेटिक, जब आप लोग डिटेल से पढ़ते हैं तो उस चीजों को जानते हैं। तो नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल आपके सामने है, इसको बस याद रखिए, है ना, क्योंकि ये जब आप पढ़ते हैं, नेक्स्ट ये मैं हड़प कर रहा हूँ, जब हम पढ़ते हैं आपके रीनल स्टोन, तो रीनल स्टोन के अंदर भी ये कोच बनता है ना, और वहां पर भी आपके यूरिक एसिड के स्टोन्स और लिथियसिस देखने को मिलता है, वो आपको याद रखना। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? लोकल एप्लीकेशन, है ना, हीट एंड कोल्ड की, कॉमन हीट की और कोल्ड एप्लीकेशन की, दोनों एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, दोनों कंडीशन वहां पे अप्लाई होगी। लो प्यूरिन डाइट, ये खास है ना, नर्सिंग मैनेजमेंट जो आप एडवाइस करते हैं, लो प्यूरिन डाइट उसको दी जाएगी, अवॉइड करेंगे ये सारे फूड। लो प्यूरिन डाइट कौन सी है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे कंटेंट है, और इनको अवॉइड करना, उसके बाद में जो बचेंगे दैट इज योर लो प्यूरिन डाइट।
समझ पाए? तो ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हाई प्यूरिन डाइट है। दो सेंटेंस एक साथ है। लो प्यूरिन डाइट देंगे, इनको अवॉइड करेंगे। मतलब ये क्या है? हाई प्यूरिन डाइट कंटेंट। जैसे कि ऑर्गन हो गया, जो हाईली मसी ऑर्गन होता है, दैट इज योर लीवर, मीट्स, वाइन्स, सेल बेस, क्रेप्स, स्पाइनच, बीफ, चिकन, ये जो भी थिंग्स है, ये जो भी थिंग्स है ना, वो आपके क्या है? हाई प्यूरिन डाइट। तो इनको हम अवॉइड करेंगे। वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनको अवॉइड करेंगे। ऐसे ही सेंटेंस आपको एग्जाम के अंदर उलझाते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अलग डाटा लिखा हुआ है, इस कोमा के बाद में सेंटेंस पूरा अपोजिट हो गया कि बात ये कर रहा है लो प्यूरिन डाइट की, जबकि ये जो कंटेंट है वो आपके हाई प्यूरिन डाइट वाला है, इनको अवॉइड करना है। समझ पा रहे हैं? दोनों अलग अलग है, बस याद रखना है इन चीजों को अवॉइड करना है। जो भी आपके जिस भी ऑर्गन के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, जिस भी डाइट के अंदर, ऐसा याद रखें, है ना, तो वो आपकी हाई प्यूरिन डाइट रह जाता है। एनकरेज हाई फ्लूइड इंटेक, इसके लिए तो आपको बताना ही है। ये क्वेश्चन बनता है, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है कि एक पेशेंट है जिसको गूटी आर्थराइटिस है, मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, या उस पर्सन में किडनी के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने से आप किस तरीके से बचा सकते हैं, तो उस पेशेंट को हम एनकरेज करेंगे कि अच्छे से अच्छी वाटर इंटेक करें, ताकि यूरिक एसिड बाहर निकलता रहे। यूरिक एसिड के क्रिस्टल आपके रीनल के अंदर डिपॉजिट नहीं हो, क्योंकि रीनल में अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहां पे वो क्या बनाने लग जाते हैं धीरे धीरे? यूरिक एसिड रीनल स्टोन। ये आपको याद रखना। तो एनकरेज करेंगे हाई फ्लूइड इंटेक के लिए। अवॉइड द अल्कोहल एंड स्टार्वेशन डाइट, बिकॉज दे में जो प्रिसिपिटेट करते हैं गोटी अटैक को, ये आपको नहीं करना। अल्कोहल और स्टार्वेशन, ज्यादा भूख हड़ताल पे नहीं रहना। अच्छा, स्टार्वेशन कैसे यहाँ पे कोच बन रहा है? स्टार्वेशन, हाँ, तो स्टार्वेशन मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स है जो उनको नॉर्मली नहीं टूटना है, लेकिन आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी है उसको एनर्जी चाहिए, नर्वस सिस्टम को, हार्ट को, इनको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आपकी बॉडी के जो अदर सब्सटेंस है उनको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने लगता है, तो वो क्या सेल्स वगैरह है, और जब वो टूटेगी तो टूट टूट के वहां से सब्सटेंस रिलीज होगा, एनर्जी तो काम में आ जाएगी, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट निकलेगा, दैट इज यूरिक एसिड। तो स्टार्वेशन इसको प्रमोट करता है। और आपका अल्कोहल प्रोडक्शन, अल्कोहल जो आप लेते हैं उसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है वो प्रमोट करते हैं आपके प्यूरिन्स में रहता है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है अंदर जाके, तो वहां पे आपका यूरिक एसिड रिलीज होता है। तो ये थिंग्स हम अवॉइड करेंगे। ये आपकी जस्ट नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है, डिस्चार्ज थिंग्स जो आपको बताना है ना। डाइट का खास इसमें ध्यान रखना है, बाकी फ्लूइड के लिए आप नॉर्मल बता सकते हो। और अवॉइड करना ऐसी चीजें जो एक्सरबेट करती है या अटैक को प्रमोट करती है, प्रिसिपिटेट गोटी अटैक। गोटी अटैक को अटैक क्यों बोले? क्योंकि रिकरेंट है, रिकरेंट है, नॉर्मल किसी पर्सन को नहीं है ना, या है तो उसको ठीक कर दिया मेडिसिन देके, अभी ठीक है, लेकिन कभी वो पार्टी में बैठ गया, भाई ले ले थोड़ा सा ले ले, और उसको दे दिया, तो आपके लेने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन पता चला कि उसके जो पैर है उसके अंदर बन गया कोडेग्रा, हाथों में वो टॉफी लेके आ रहा है अगले दिन, दैट इज योर गोटी अटैक, दैट इज योर गोटी अटैक। तो ये थिंग्स आप लोगों को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम आगे इसका जो खास मैनेजमेंट है, जहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन को समझे, तुरंत आंसर बताए। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपना कमेंट करेंगे क्या इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोल्चिचिन। बड़ी ही सुनी है कोल्चिचिन, एलोप्यूरिनोल। तो ये कोल्चिचिन मेडिकेशन, इसका क्या रोल है? अभी आवाज नहीं आ रही पीछे से? ए बी सी डी, ए आ गई आवाज? व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कोल्चिचिन? एक करते हैं, मैंने बताऊं, हाँ तुम जितना लगा सकते हो उतना लगाओ। बी में क्या लिखा हुआ है? स्टिमुलेशन ऑफ द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड, बी भी गलत है। डी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल, ये भी गलत है। तो क्या सर ई ऑप्शन है क्या इसमें? ई ऑप्शन नहीं है, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे यही थिंग्स बताती है। हम कॉमनली जो मेडिकेशंस को पढ़ते हैं, उन मेडिकेशंस को हम एक जनरल वे में पढ़ लेते हैं, उनका मैकेनिज्म जानने की जरूरत है। तीन मेडिसिन यहाँ पे बड़ी कॉमनली यूज होती है, लेकिन तीनों का जो रोल है अलग अलग तरीके से है। यहाँ पे जो इनहिबिशन ऑफ द यूरिक एसिड सिंथेसिस, वो आपकी ऑक्सीडेज इनहिबिटर मेडिकेशन होती है। ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो प्यूरिन को ब्रेक डाउन करता है, यूरिक एसिड, ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो मेडिकेशंस होती है वह ब्रेक डाउन को कम करती है, इसलिए सिंथेसिस कम करती है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है योर एलोप्यूरिनोल, है ना, आपकी ऑक्सीप्यूरिनोल, फेबुक्सोस्टेट, ये सारी अभी है सारी मेडिकेशन। ये सारी जो भी तीन एग्जांपल बताए, तीनों आपके आते हैं ऑप्शन ए के आंसर, मतलब यूरिक एसिड के सिंथेसिस को कम करने वाली मेडिकेशन। दूसरा जहां बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, स्टिमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन को प्रमोट करने के लिए यूरिकोसूरिक मेडिकेशन हम अलग से देते हैं, है ना, यूरिकोसूरिक एसिड करके मेडिकेशन है, हम देखेंगे अभी, तो वह प्रमोट करती है। यहाँ पे जो कोल्चिचिन है एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन काम करती है। ये जो कोल्चिचिन है वो एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी, इंफ्लेमेशन, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे पोडेग्रा बड़ा कॉमन सिम्टम निकल के आ रहा है, तो एज ए इंफ्लेमेटरी, जो इंफ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं आपके कोल्चिचिन। और वो यही सी के अंदर लिखा हुआ है कि रिडक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइड माइग्रेशन टू द इन्फ्लेम्ड एरिया। जो ल्यूकोसाइड्स है वो आपके इन्फ्लेमेशन ट्रिगर फैक्टर है, जब इन्फ्लेमेशन होता है आपकी डब्ल्यूबीसी वगैरह ही बढ़ती है, उनको इनहिबिट करता है, या उनके माइग्रेशन को काफी डीपली यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा हुआ है। और अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी की जो फंक्शन है जो इम्प्लांट एरिया पे कर रही है उसको ये कम करता है, क्योंकि वो जाके वहां पे एंटीजन रिएक्शन करेगी और इन्फ्लेमेशन को ज्यादा प्रमोट करेगी, यानी इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन को ठीक करने के लिए हम देते हैं दैट इज अ कोल्चिचिन। यहाँ पे कोल्चिचिन एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी, सी यहाँ पे राइट आंसर बनता है हमारे माइंड के अंदर। एक्चुअली ये जो ऑप्शन है वो तो लगभग मैच के ही लग रहे हैं, इसलिए आपने तुरंत इनके साथ जोड़ दिया। इसके साथ हम डायरेक्टली चले जाते हैं, यूरिक एसिड है, गोटी आर्थराइटिस, ये हम देखते हैं एग्जाम में जो आपका नजरिया होता है, एक ये रहता है, दूसरा ये है, तीसरा हम तुरंत जाएंगे इसके साथ। बस कहानी हमारी यहीं पे फिनिश हो जाती है कि गोट देख लिया, यूरिक एसिड देख लिया, और कोल्चिचिन मेडिकेशन, उसकी जगह और भी मेडिकेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताते हैं, यही होता है। थोड़ा डिटेल से पढ़े चीज को तो और चीजें हमारी कवर अप हो जाती है। किस तरीके से रहती है तीनों को हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। जेंटिनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो मेडिकेशन होती है ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड, और कौन कौन सी रहती है डायरेक्ट एग्जांपल याद रखें, एलोप्यूरिनोल। शुरुआती स्टेज में मोस्ट कॉमनली जो मेडिकेशन यूज की जाती है दैट इज योर एलोप्यूरिनोल, लेकिन जब ये टॉलरेट नहीं होती है ना, इफ नॉट टॉलरेटेड, ये टॉलरेट नहीं होती है, इफ नॉट टॉलरेटेड, पेशेंट टॉलरेट नहीं करता है ना, बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने लग जाते हैं, साइड इफेक्ट आने लग जाता है, तो फिर ऑक्सीप्यूरिनोल दी जाती है, और उसके बाद में फिर इसके नेक्स्ट लेवल की मेडिकेशन की तरफ पहुंच जाती है फेबुक्सोस्टेट। आप नोट करोगे कि जो ऑन्कोलॉजी वाले पेशेंट्स होते हैं जिनका कीमोथेरेपी चल रही होती है, उन मेडिकेशन उन पेशेंट को साथ साथ में दी जाती है फेबुक्सोस्टेट, तो वहां पर रीजन यही होता है कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो, है ना। तो ये जो दो मेडिकेशन है आपके सामने वो है जेंटिनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर एलोप्यूरिनोल, जिसको जाइलोप्रिम कॉमनली इस नाम से रहती है, जाइलोप्रिम, और ऑक्सीप्यूरिनोल, अगर ये कॉमन नहीं है तो बाद में ये ली जाती है, उसके बाद में लास्ट में जो है फेबुक्सोस्टेट। साइड इफेक्ट क्या रहता है, इससे कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो रेसेस फीवर और लीवर किडनी अल्ट्रेशन करती है। जब भी ये मेडिकेशन चल रही है तो उस पेशेंट का आरएफटी और
आपका जो केएफटी एलएफटी होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, वो कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि ये लिवर और किडनी को अल्टर करती है, उसके फंक्शन को चेंज करती है। बाकी विजुअल चेंज, कोई पेशेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस लाइन से क्वेश्चन बनता है, एक पेशेंट है कंटिन्यू मेडिकेशन ले रहा है, जेंटिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एग्जांपल है एलोपिरिनोल, ये मेडिकेशन ले रहा है और वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट फ्रॉम द एलोपिरिनोल। वहाँ पे इमीडिएटली आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और क्या एक्शन रहेगा कि डोज को हम होल्ड करेंगे इमीडिएटली, जो भी हमारे रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स है रेजिडेंट उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। आपके नोट्स में हेल्थ केयर प्रोवाइडर लिखा होता है, तो एससीपी को हम तुरंत वहाँ पे बताएंगे, ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो मेडिकेशन की जो कैटेगरी है दैट इज जेंटिनेज जेंटी ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जेंटिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, समटाइम जेंटिनेज करके इसको डायरेक्टली बोल दिया जाता है। डिटेल्स आपके सामने लिखा हो, जेंटिनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये आपकी खास मेडिकेशन है, इनके बारे में याद रखें अच्छे से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल स्पेसिफाइड नोट्स है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये मेडिकेशन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो ये ब्लॉक करती है प्रोडक्शन ऑफ द यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करने वाली, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करने वाली वो जो मेडिकेशन है दैट इज जेंटिनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और कौन से? एलोपिरिनोल। यही एग्जाम में चमकती है सबसे ज्यादा, जो आपके नोट्स एग्जाम में आती है, आपके क्वेश्चन में ये आती है। तो ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है। सिमिलर जो दूसरी मेडिकेशन है दैट इज योर कोल्चिजिन, जो कोल्चिजिन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट द एक्यूट गॉट अटैक को ट्रीट करने के लिए। अटैक में सबसे कॉमनली क्या आता है? तो इन्फ्लेमेशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसकी कैटेगरी कैसी है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और एक्यूट गॉट हुआ, एक्यूट मतलब क्या? सडनली अटैक हुआ, और अटैक क्या सिम्टम आएगा, और सिम्टम यहाँ पे क्या? इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे सिम्टम किस रूप में देखने मिलेगा? एज ए इन्फ्लेमेशन। तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली और मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली मेडिकेशन है कोल्चिजिन। तो कोल्चिजिन के बारे में आपको याद रखना कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, एज एंटी इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एजेंट काम करती है। ये दोनों वर्ड बिल्कुल क्लियर रखे बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। एलोपिरिनोल, ऑक्सीपिरिनोल और पेप्सिक्सोस्टेट, तीनों आपकी जेंटिनिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को वो कम करती है। ये उस यूरिक एसिड की वजह से आपके जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये काम करती है। टाइप ऑफ द पेन रिलीवर दैट अफेक्ट द रिड्यूस द गोटी पेन, बाकी इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देगी, तो उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स है ना, जो भी उससे रिलेटेड थिंग्स है वो ऑटोमेटिकली धीरे सेटल डाउन हो जाएगी, जो भी इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स है ना, जैसे यहाँ पे पेन दे रखा है तो एक्यूट गोट में सडनली पेन होगा, उस पेन को रिलीव करने के लिए ये मेडिकेशन। थर्ड कैटेगरी की है यूरिकोसूरिक ड्रग, जो प्रमोट करती है एक्सक्रिएशन को, यूरिन आउटपुट के थ्रू आपका यूरिक एसिड ज्यादा बाहर जाए उसको प्रमोट करने वाली मेडिकेशन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एक्सक्रिएशन, और दैट मेडिकेशन इज द ट्रेबोनेसिड। ट्रेबोनेसिड एक एग्जांपल है, ये याद रखिए, कॉमनली यूज की जाने वाली है। एक्चुअली हम बहुत कुछ पढ़ने, बहुत कुछ चीजों के साथ लेने के चक्कर में जो खास चीजें होती है वो भी भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक थिंग्स ही आप देख पाओगे। यूरिकोसूरिक ड्रग है, कैटेगरीज की है, क्लासेस की है, किस तरीके से काम करती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट पर्टिकुलर ड्रग इज द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एक्सक्रिएशन, और एक्सक्रिएशन वाया द यूरिन, है ना, किसके थ्रू एक्सक्रिएशन बढ़ाती है? वाया द यूरिन के थ्रू ये प्रमोट करती है मेनली, और एग्जांपल इसका प्रोबेनेसिड, प्रोबेनेसिड, दैट्स इट। तो तीन मेडिकेशन आपको अलग तरीके से याद रखना। गोटी आर्थराइटिस का मैनेजमेंट से खास क्वेश्चन बनता है, जैसे आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के दो सिम्टम से बनता है, आपके हेपेटाइन नोड और बुचा नोड, ब्यूटेनल डिफॉर्मिटी और आपकी स्वान नेक डिफॉर्मिटी, वो खास है। उस तरीके से ये दोनों चीजें जो मेडिकेशन है, पहले आपकी एलोपिरिनोल बार बार एग्जाम में दी जाती है, दूसरी आपकी कोल्चिचिन, दोनों मेडिकेशन को आपको इसी तरीके से याद रखना है। क्लियर है? ये नोट्स में इनके दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इनका लिखना है तो ओनली तीन क्लासें बनाए, पहली क्लास बना ले, है ना, जेंटिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, और उसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन है वो लिखे, उसका एक्शन लिख ले। दूसरी ये लिखे कोल्चिचिन एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तीसरा ये लिखे आपका दैट इज अ यूरिकोसूरिक ड्रग जो एक्सक्रिएशन को प्रमोट करती है, एग्जांपल लिखे प्रोबेनेसिड, है ना, वो आपको याद रखना, प्रोबेनेसिड। क्लियर है? ये थिंग्स तीनों चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से याद रखना है। तो ये आपका हो जाता है अबाउट द गोटी आर्थराइटिस, है ना। मेन जो थिंग्स होती है वो आपकी यही तक कवर होती है। अब हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे, मेनली कंटेंट जो थिंग्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास रहती है, इंपॉर्टेंट बनती है, वो पॉइंट टू पॉइंट चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। रिएक्टिव आर्थराइटिस में कुछ खास नहीं है, इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है, पता नहीं, इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है कि रिएक्टिव आर्थराइटिस किस तरीके से अदर टाइप ऑफ द आर्थराइटिस से सेपरेट है, अलग है। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस क्या होता है? हाँ, क्या होता है? खड़े हो जा, क्या होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस? बताया था कल, कल आए थे आप, मैंने देखा आपको, हाँ भाई बताया था कल, परसों भी बताया था। रिएक्टिव आर्थराइटिस क्या होता है? हाँ उनको पूछ रहा हूँ मैं, आप नहीं बताए प्लीज बता दो, कोई तो बता दो। हाँ? रिएक्टिव आर्थराइटिस क्या है कि आपकी बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन है और उसकी वजह से कहीं और इन्फेक्शन हो गया, और मेनली कहाँ पे? जॉइंट के अंदर, है ना, जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, दैट इज जो है रिएक्टिव आर्थराइटिस, है ना। डायरेक्ट साइनस सिम्टम आ गए, इसकी एक स्लाइड वो ले रखी थी। बाकी जो डेफिनेशन आपको बताई गई है उसको सिंपल वे में आप मेंशन कर भी सकते हैं, है ना, कि इन्फेक्शन समवेयर एल्स है और इन्फ्लेमेशन आपका जॉइंट के अंदर देखने को मिल रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे? बेसिकली आपका गोटी सॉरी रिएक्टिव आर्थराइटिस। इसी को रेटर सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। ये एक यूनिक थिंग्स है रिएक्टिव आर्थराइटिस के, आर से आर याद रखें, है ना। रेटर्स आर्थराइटिस जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कहीं और इन्फेक्शन है, वो ट्रेवल करता है आपके जॉइंट के पास आता है, जॉइंट कैप्सूल को इंप्लांट करता है, और जब जॉइंट कैप्सूल आपके इंप्लांट हो जाता है, इन्फेक्शियस बन जाते हैं, तो वह आपका कौन सा बनता है? दैट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस। डेवलप इन द रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी में किसी और पार्ट में इन्फेक्शन है और उसके रिस्पॉन्ड में आपके जॉइंट के अंदर, उसके रिस्पॉन्ड में आपके जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस है। हम डायरेक्टली आर्थ्रोसेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर जॉइंट ट्रांसप्लांट वाली सर्जरी कर रहे हैं, उस टाइम आपका आर्थराइटिस हो रहा है, दैट इज द सेप्टिक आर्थराइटिस, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री दी है, लेकिन कहीं और है, अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, वहां से ट्रेवल करता हुआ या उसके रिस्पॉन्ड में आपके जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, टाइप ऑफ द आर्थराइटिस इज द रिएक्टिव आर्थराइटिस। कॉमनली तीन जगह से आता है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से ट्रेवल करता है, आपके आई ऑप्थेल्मिक सिस्टम से ट्रेवल करता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग तीन सिम्टम आते हैं जो इसके क्लासिकल सिम्टम होते हैं। रेटर सिंड्रोम याद रखना, इसी को रेटर सिंड्रोम भी बोला है, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रेटर सिंड्रोम, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रेटर सिंड्रोम। तीन क्लासिकल जो सिम्टम बनते हैं वो आपके सामने ये है, ट्राइड के रूप में जाने जाते हैं, है ना, रिएक्टिव आर्थराइटिस ट्राइड, और कौन कौन से? एसिमेट्रिक ओलिगोआर्थराइटिस, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, कि गोनोरिया इन्फेक्शन नहीं है उसके बावजूद भी आपको यूरेथ्राइटिस और का है। यूरेथ्राइटिस मींस व्हाट? इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेटर और यूरिथ्रा, यूरिथ्रा है यहाँ पे ना, यूरिथ्रा, तो यूरिथ्राइटिस, और बेसिकली आप बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, है ना, तो एक वो, और दूसरा आपका कंजक्टिवाइटिस। तीन क्लासिकल ट्राइड इस रिएक्टिव आर्थराइटिस के साथ में देखने को मिल सकते हैं, ये आपको याद रखना। पहले जो इसका क्या मतलब है? एसिमेट्रिक ओलिगोआर्थराइटिस, बताओ कोई अच्छा?
एसिमेट्रिक ओलिगोआर्थराइटिस मींस क्या है? एसिमेट्रिक ओलिगोआर्थराइटिस मींस क्या? ओलिगोआर्थराइटिस वर्ड का मीन ब्रेक डाउन करो वर्ड को। ओलिगो मींस क्या? सिंगल, आर्थराइटिस मतलब एक जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, तो एक जॉइंट का है, दैट इज द ओलिगोआर्थराइटिस। आगे वर्ड लिखा हुआ है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब क्या? सिमेट्रिकल नहीं है। एग्जांपल ऐसे नहीं समझेंगे आप लोग, जैसे ये जॉइंट है आपका और ये जॉइंट है, कॉमनली जो रोमेटोइड आर्थराइटिस अगर इसमें हो रहा है तो इसमें भी होगा, इस तरीके से कंसीडर किया जाता है, तो ये सिमेट्रिकल आर्थराइटिस हो गया। बहुत सारे में हो गया तो सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस हो गया। सिमेट्रिकल मतलब क्या? ये हाथ इन्वॉल्व है, इसके जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसके जॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे ये है कि ओनली यही इन्वॉल्व हुआ है, ऐसे में मतलब सिमिलर ज्यादातर पैर के अंदर देखने को मिलता है या आपके हाथों में पैरों में, जहां भी कि ओनली ये जॉइंट ही इन्वॉल्व हुआ एक साइड का, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। सिमिलर जॉइंट आपके दूसरे साइड में भी है, दूसरे बॉडी पार्ट में भी है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दैट इज नॉट एज सिमेट्रिकल, और एक है इसलिए ओलिगोआर्थराइटिस। ये क्लासिकल ट्रायड बन जाते हैं आपके इसके रिएक्टिव आर्थराइटिस। सिंपली कि आपके आई के अंदर प्रॉब्लम है, यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम, वहां से ट्रेवल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ओली जॉइंट के पास आया, इसके पास है तो ओली करेगा ना प्रॉब्लम, इसको नहीं करेगा, तो दोनों जॉइंट तो सेम है नहीं जॉइंट, लेकिन एक ही इन्वॉल्व होता है, दैट इज एसिमेट्रिक ओलिगोआर्थराइटिस। वर्ड से मींस निकालना बच्चों, कभी अटक जाते हैं एग्जाम में तो वर्ड को ब्रेक डाउन करें कि इसका मींस मैं जानता हूं और इसका मींस भी मैं जानता हूं, तो वहां से आप इजीली मींस निकाल सकते हैं, पॉलीआर्थराइटिस, ओलिगोआर्थराइटिस, है ना। तो मेडिकल साइंस में जब आप चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं तो चीजों का मींस आपके सामने आने लगता है। क्लासिकल ट्रायड ये है, और इसी के अंदर आएगा कि कैंट पी, यूरिनेशन नहीं कर पाएंगे, पी मतलब क्या है? यूरिनेशन नहीं कर पाएंगे, कैंट सी देख नहीं पाएंगे, कैंट क्लाइंब पकड़ नहीं पाएंगे चीजों के साथ, मतलब चढ़ना है किसी चीज को, ग्राफ्स बनाना, क्लाइंब मतलब क्या? पकड़ना, तो आप ग्राफ्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, ओलिगोआर्थराइटिस आपके सामने लिखा हुआ है। तो तीन क्लासिकल सिम्टम एक साथ देखने मिलता है इन केस ऑफ द रिएक्टिव आर्थराइटिस, है ना, ये आपको याद रखना। और तीनों का मींस यही है कि कैंट पी यूरिन पास नहीं कर पाएगा, कैंट सी देख नहीं पाएंगे, कैंट क्लाइंब चढ़ नहीं पाएंगे, और बेसिकली कैसे कि पकड़ नहीं पाएंगे किसी थिंग्स को बिकॉज ऑफ द आर्थराइटिस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉइंट। तो ये आपके तीन क्लासिकल ट्रायड बन जाते हैं, बस ये आपको याद रखना है। एक जो बनता है इन्फ्लेमेटरी फीचर्स, जनरली आपको देखने मिलेंगे, जो इन्फ्लेमेशन के फीचर्स होते हैं ना, जो आपका स्वेलिंग है, पेन है, वार्मनेस है, फीवर है, वो सब देखने को मिलेगा। क्लासिकल ट्रायड तीन थिंग्स याद रखना, कैंट पी, कैंट सी और कैंट क्लाइंब, ये आपको याद रखना इन केस ऑफ द रिएक्टिव आर्थराइटिस। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो आज हमें कवर करना है। खास खास चीजें हैं। एक और स्पेसिफिक टाइप का आर्थराइटिस बनता है, एक और स्पेसिफिक टाइप का आर्थराइटिस बनता है, दैट इज सोरियाटिक आर्थराइटिस, दैट इज सोरियासिस। क्या है सोरियासिस? स्किन डिजीज, और स्किन में भी ऑटोइम्यून डिजीज, स्किन की ऑटोइम्यून डिजीज होती है सोरियासिस, है ना, उसके क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं स्किन से रिलेटेड। हाँ, तो वो जो सिम्टम आपको याद रखना, उसके अलावा जब उस कंडीशन में आपका आर्थराइटिस हो जाता है उसे सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। वहां पे एक यूनिक फीचर आता है, एक और आएगा, अभी हम आगे देखेंगे, दो फीचर होते हैं। एक जो यूनिक फीचर आता है वो इस तरीके सोसेस डिजीज, डिजीज जो होती है वो सोसेस लाइक जैसे पल्पी टाइप की आपको डिजीज देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर की जॉइंट के आर्थराइटिस होता है, और यहाँ पे ये रेडनेस स्किन की इचिंग भी हो रही है ना, सिल्वर पेच यहाँ पे हल्के हल्के आपको दिख भी रहा है, क्लासिकल सिम्टम होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस का। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर ये चीज रहती है, और ये जो सिम्टम होता है, ये जो कंडीशन होती है, इसे क्या बोलते हैं? सोसेस लाइक अपीयरेंस, क्लासिकल फीचर नेल पिटिंग, थिकनेस ऑफ द डिजीज, कि यहाँ पे पिटिंग प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? थिकनेस ऑफ द डिजीज। तो ये क्लासिकल सिम्टम है आपका सोरियाटिक आर्थराइटिस, कि सोरियासिस की कंडीशन में आर्थराइटिस होता है तो ऐसा साइन आता है। क्लियर है? ये यूनिक चीज है। देखिए बच्चों, एक डिजीज कंडीशन को आप पढ़ रहे हैं, उसमें पूरा डिटेल से जानने के बजाय आपकी बहुत सारी डिजीज कंडीशन, उनमें से आप खास खास चीजें जानेंगे तो वो खास है, बजाय कि हम एक डिजीज को इतना खोल के पूरा डिटेल से डिस्कस कर लें और ऐसा पता चला कि एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आया, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, क्लासिक चीजें हम कवर करेंगे, काम की चीज, जैसे जो मेन थिंग्स थी आपकी बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तीनों को बड़ा शानदार तरीके से हमने पढ़ा। फ्रैक्चर, जहां इमेजेस से क्वेश्चन आते हैं उनको आपके सामने शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। आर्थराइटिस, जिसके अंदर दो आर्थराइटिस और तीसरा आपका गोटी आर्थराइटिस, तीन टाइप के आर्थराइटिस मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और गोटी आर्थराइटिस, तीनों को बड़ा क्लासिक तरीके से हमने देख लिया। नाउ जो रिमेनेंट पोर्शन है उनको इसी तरीके से थोड़ा स्पीड में देखेंगे, है ना। तो ये आपका कौन सा है? सोरियाटिक आर्थराइटिस। एक क्लासिकल सिम्टम तो ये हो गया, सोसेस डिजिट अपीयरेंस देखने में मिलता है। एक होता है पेंसिल, पेंसिल जो आप कप के अंदर रखते हैं, आपकी जो टेबल है उस टेबल के अंदर पेंसिल आप किस तरीके से कप के अंदर रखते हो तो उस तरीके का अपीयरेंस आता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी आपके सामने। तो वह भी आपका क्लासिकल साइन होता है आपके सोरियाटिक आर्थराइटिस का, कि पेंसिल इन द कप, पेंसिल इन कप साइन, ये पूरा एक साथ ही पेंसिल इन कप साइन, सीन इन द एक्स-रे इज द क्लासिकल साइन ऑफ द सोरियाटिक आर्थराइटिस। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये जो पॉइंट है पेंसिल इन कप टाइप लग रहा है, मतलब है नहीं लेकिन बनाया हुआ है ना। तो जो आपकी डॉक्यूमेंट्री थिंग्स है वह आपको याद रखना। डॉक्यूमेंट्री थिंग्स क्या है कि जैसे पेंसिल आपके कप के अंदर या जो भी आपका ग्राफ से होता है उसके अंदर पड़ी रहती है, तो वो जो टिप होता है बेसिकली टिप से क्वेश्चन बनाओ कि यहाँ पे जो बोन का टिप होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस में कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो जब आप उसको बाहर से देखते हैं तब तो वो आपको सोसेस अपीयरेंस देता है, और जब आप अंदर से उसको देखते हैं वाई द एक्सरे तो आपको कैसा अपीयरेंस देता है? पेंसिल इन द कप साइन, पेंसिल इन द कप साइन, पेंसिल इन द कप साइन। क्या है? पॉइंटेड थिन फेलेंजेस बोन, पॉइंटेड है और थिन होगी बिल्कुल पतली सी आपकी फेलेंजेस की, आपकी डिजिट बोन, है ना। तो बाहर से कैसे दिखेगा? सोसेस अपीयरेंस, अंदर से जब आप एक्सरे करवाते हैं तो किस टाइप का दिखेगा? सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर पेंसिल इन द कप साइन, ये आपका एक्सरे होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस का, यूनिक सिम्टम है, याद रखें इसको। ये नॉर्मल होगी, ये आप देखोगे तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बोन होगी, ये पेंसिल इन द कप अब नॉर्मल बन जाती है। क्लियर है? बिल्कुल एसिमेट्रिकल, इसके अंदर जो क्लासिकल सिम्टम है कि ज्यादातर जो आपके रोमेटोइड आर्थराइटिस है और ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। मोस्टली केसेस के अंदर जैसे ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन हुई है, ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन हुई है, बॉडी के जॉइंट को अफेक्ट कर रही है। अब यहाँ की जो जॉइंट है क्यों सिमेट्रिकल होता है? यहाँ की जो जॉइंट है इसके जो स्ट्रक्चर है सिमिलर, यहाँ की जो इंटरपेलेंजियन जॉइंट है उसके स्ट्रक्चर है कुछ अलग तो नहीं है। तो यहाँ पे जब ऑटोइम्यून डिजीज या जो फैक्टर है रोमेटोइड आर्थराइटिस फैक्टर उसने अटैक किया, इधर भी सिमिलर अटैक करें, तो वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर सिमेट्रिकल आर्थराइटिस देखने को मिलता है, जबकि जो लास्ट में देखा था एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस आपका रहता है इन द रिएक्टिव आर्थराइटिस। ये आपको याद रखना। सोरियाटिक आर्थराइटिस के दो क्लासिकल सिम्टम्स हो गए, एक होगा आपका सोसेस अपीयरेंस बाहर से आप देखते हैं तो, और दूसरा पेंसिल इन द कप साइन। देन नेक्स्ट आपके सामने पोस्चरल डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैसी होती है, उनका मैनेजमेंट कैसे रहता है, कौन कौन सी इमेज इन पोस्चरल डिफॉर्मिटी से बार-बार क्वेश्चन आता है। एक तो इसकी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, दूसरी इसको सपोर्ट करने वाली जो डिवाइस है, जो ब्रेसेस है वहां से क्वेश्चन आता है, तो वो उनको हम फटाक से कवर करते हैं। स्कोलियोसिस, साइड में लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का जो लेटरल कर्वेचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस। किस तरीके से अपीयरेंस रहता है? इस तरीके से, ये जो साइड में होता है, ये जो साइड में अपीयरेंस होता है नॉर्मली जो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है वो बिल्कुल स्ट्रेट देखने मिलता है, लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू आपका ऐसे का हो गया,
व्यू आपको याद रखना, एंगल आपको याद रखना। नॉर्मली जो आपका साइड लेटरल एंगल होता है वो आपका ऐसे का ही होता है, लेकिन वही एंगल आप सामने से देख रहे हो और पीछे से देख रहे हो, दोनों सेम बात। तो अगर वो ऐसे बन गया तो वो आपका स्कोलियोसिस वाली कंडीशन है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लेटरल कर्वेचर साइड वाइज of the your spine or your vertebral bone is known as the scoliosis। इमेज माइंड के अंदर रखना है और टर्मिनोलॉजी रखना है और इसकी डेफिनेशन आपको जानना है। ऐसे याद रखिए, ऐसे नहीं, साइड में हो गया, लेटरल हो गया है ना, स्कोलियोसिस। नेक्स्ट आपके सामने पोस्टुरल डिफॉर्मिटी, दैट इज योर काइपोसिस, ड्वांजर हम, हंचबैक, अरे आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द थोरैसिक, खूब निकल जाती है ड्वांजर हम, जो कि कॉमनली आपके देखने मिलती है। ड्वांजर हम, ड्वांजर वर्ड जो बना है फीमेल के लिए, मैंने आपको इसकी कहानी बताई थी, तो फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है काइपोसिस, है ना। बाकी एज के साथ साथ में जिनकी थोड़ी हाइट ज्यादा होती है उन हाइट वाले पर्सन के अंदर भी ये देखने को मिलता है ना, हाइट वाले पर्सन के अंदर ये देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना, वो भी एक प्रोन रिस्क फैक्टर्स बन जाता है। बाकी काइपोसिस, ड्वांजर हम और हंचबैक, तो आउटवर्ड कर्वेचर स्पेसिफिकली ऑफ द थोरैसिक, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इनवर्ड कर्वेचर होता है, यूजुअली क्या होता है, इनवर्ड कर्वेचर होता है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, है ना, जो आपकी ऊपर वाला होता है दैट इज सर्वाइकल, और फिर इसके बाद में आपका क्या बनता है, थोरैसिक, फिर आपका लंबर, फिर आपका ये रीजन दैट इज योर सेकंड कोकी, इस तरीके से नॉर्मल आपकी वर्टिब्रा और स्पाइन बनती है, ये वाला जो पोस्चर होता है ना। यूजुअली आपका कैसे रहता है, इनवर्ड रहता है, लेकिन जब ये आउटवर्ड बन जाता है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पोस्चर, तो ये जो पोस्चर होती है वो आपकी काइपोसिस ड्वांजर हम और आपकी हंचबैक के रूप में जानी जाती है ना। और ये आपकी देखने में मिलती है आप इस तरीके से बैठते हैं तब भी, इसलिए थोड़ा सीधा होकर बैठे, है ना। ये आपको कॉमनली देखने मिलती है जब आप रुके बैठे हैं, और बच्चों अभी नहीं मिलेगी, ये सच बात है। आपको लग रहा है कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी नहीं होगा, लेकिन एक एज के बाद में, अभी का आपका रूटीन कैसा है उसका रिजल्ट आपको एक एज के बाद मिलता है ना। तो अभी जैसे कॉमनली आप बोलते हैं कि सुट्टा लगा रहे हैं, सुट्टा लगने से कुछ नहीं होता, अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो सुट्टे का इफेक्ट है वो आपको सालों बाद देखने को मिलता है ना। ये कभी साल के बाद आती है, इनको हम ग्राफ नहीं कर पाते। हाँ मैं पीछे वालों क्या बोल रहे हैं, ऐसे बल्कि मैं बोलोगे समझ में कैसे है, खड़ा होकर बोलना कुछ बात होती है तो। हाइपोसिस हो गया, दैट इज पोस्टीरियर डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट थर्ड वन डिफॉर्मिटी है, चलिए इधर फोकस कर लो पहले। लोडोसिस, हेलोबैक, सैडलबैक, स्वेबैक, ये सारे इसके नेम है। और लोडोसिस के अंदर मेनली लंबर वर्टिब्रा, जो लंबर वर्टिब्रा होती है उसका इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है, क्योंकि लंबर वर्टिब्रा यूजुअली आपकी कैसी रहती है, आउटवर्ड कर्वेचर में रहती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है तो आउटवर्ड रहती है, कैसा शेप बनता है, कॉन्वेक्स शेप, और यहाँ पे कैसा बन जाएगा, इनवर्ड कॉनकेव शेप। जब कॉनकेव शेप की आपकी लंबर वर्टिब्रा बन जाती है, दैट टाइप ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज नोन एज द लोडोसिस, हेलोबैक, सैडलबैक और स्वेबैक। ये है आपको याद रखना। तो लोडोसिस, हेलोबैक, सैडलबैक, स्वेबैक, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लंबर। क्वेश्चन जो बनता है वो रीजन कौन सा इन्वॉल्व होता है उससे बनता है, और रीजन आपके जो लोडोसिस वाला होता है उसके अंदर कौन सा होता है, दैट इज लंबर वर्टिब्रा। और आपका जो काइपोसिस होता है वो किसकी वजह से होता है, बिल्कुल। तो ये आपको अलग अलग याद रखना है कि थोड़ा सी में कौन सा इन्वॉल्व होता है। और आपका, और अगर हम बात करें स्कोलियोसिस का तो वो किस में ज्यादा रहेगा, साइड में होता है, लेकिन साइड में किस में रहेगा, तो आपका थोड़ा को लंबर रीजन, थोड़ा को लंबर रीजन के अंदर स्कोलियोसिस होता है। इस तरीके से साइड में जो कर्वेचर बन जाता है तो थोड़ा को और स्कोलियोस लंबर, थोड़ा को लंबर रीजन के अंदर साइड में कर्वेचर कॉमनली देखने को मिलता है। बाकी साइड में कर्वेचर कैसे बन सकता है कि सी से भी बना होली, या ज्यादा ही ट्विस्ट हो गया, या बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो गया, जेड से बन गया। स्कोलियोसिस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, देयर आर सी टाइप स्कोलियोसिस, एस टाइप स्कोलियोसिस, जेड टाइप, ये कितने उसके अंदर बैंड बन रहे हैं, है ना। तो वो एक डिटेल्स की बात है जो और इसके क्लासिफिकेशन बनते हैं, लेकिन मेनली आपको याद रखना है स्कोलियोसिस के अंदर साइड में आपके काइपोसिस में आपको याद रखना थोड़ा सी लंबर होता है उसका आउटवर्ड कर्वेचर हो जाता है, और लोडोसिस में जो लंबर होता है उसका इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है। ये तीन आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी बन जाती है। नेक्स्ट आपके मिल्क कवर्स ब्रेसेस, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम अप्लाई करते हैं, जो बैक ब्रेसेस यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द स्पाइनल कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है इनके लिए आ जाती है। ये जो कर्वेचर आप देख रहे हैं इस तरीके से अप्लाई करके है, ये इस तरीके से अप्लाई होने के बाद में दिखती है, तो ये है ना। तो ये जो कर्वेचर है ये आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटी, एक और आएगी भी आपके सामने। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ट्रीट करने के लिए जो कॉमनली डिवाइस यूज की जाती है, देखिए जो मिल्क वॉकी ब्रेसेस, सर्वाइको, थोराको, लंबर, सैक्रल और ऑर्थोसिस, मतलब सारे रीजन को जोड़ रखा है ना। ये सर्वाइको से लिया है, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से तो सर्वाइको, सर्वाइकल वर्टिब्रा से बिन थोरासिक, देन उसके बाद लंबो, फिर सैक्रल तक, और ऑर्थोसिस मतलब उसको जोड़ रखा है, बांध रखा है, वीकेंड से ऑर्थोसिस मतलब बांध रखा, वो रीजन को बांध के एकदम स्ट्रेट सीधा रखा पर्सन को, तो वो आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटी का ट्रीटमेंट बन जाता है। ट्रीटमेंट तो नहीं है, वी कैन से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ना। तो ये ब्रेसेस है, इमेज आपको याद, नेम इसका क्लासिकल है ये, दैट इज मिल्क वॉकी ब्रेस, मिल्क वॉकी ब्रेस, सॉरी मिल्क वॉकी ब्रेसेस, सर्वाइको, थोराको, लंबो, सैक्रल, ऑर्थोसिस। देन नेक्स्ट जो है आपके सामने दैट इज एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट, लिखना है, चलो लिखो, हाँ इसको लिखो। और अगला जो है वो हम देखते हैं, नेम लिख लो बस, और रीजन है वो सेकंड नेम तो रीजन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, कौन कौन से रीजन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ भाई, तो सेकंड थिंग्स इज मिल्क वेक ब्रेसेस, सर्वाइको, थोराको, लंबर, सैकल, ऑर्थोसिस। शॉर्ट फॉर्म भी इसकी याद रखिए, इमेज माइंड के अंदर बिठा के रखिए। अभी जो आपके सामने इमेज है हो सकता है एग्जाम में ये नहीं देखने को मिले, है ना। तो ये इमेज आपको क्लियर करके रखना है। एक टेस्ट होता है स्कोलियोसिस के लिए कॉमनली यूज किया जाता है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है, जो कि इसकी अगली स्लाइड में दे दीजिए। एडम्स एप्पल ही है, एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट, है ना। एडम्स एप्पल का रहता है थायराइड में, है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा डेट है, एडम्स फॉरवर्ड, वर्ड क्या है, एडम्स नाम के साइंटिस्ट अकॉर्डिंग उन्होंने फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे की तरफ बेंड किया, और बेंड करने के बाद में स्ट्रक्चर देखी, आगे की तरफ बेंड किया, बेंड करने के बाद में स्केपुलर रीजन को देखा, स्केपुलर रीजन अगर सीधा है ना, स्केपुलर रीजन सीधा आ रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा वहां पे, तो वह नेगेटिव टेस्ट माना जाता है। लेकिन वहां पे एंगल बन रहा है कि इस तरीके से बेंड करेगा, इस तरीके से बन गया, है ना, झुकेगा नहीं वाला कंडीशन, तो वह आपका कौन सा एडम से जो फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है वो इंडिकेट करता है कि इस पर्सन को स्कोलियोसिस है ना। डिटेक्टिंग द स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्कोलियोसिस, है ना, जैसे ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है आपका पॉजिटिव है, कि यहाँ पे जो एंगल है कुछ एंगल नहीं बन रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो हल्का सा एंगल बन रहा है। इसके लिए जो मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस भी आती है उसको स्कोलियोमीटर भी बोलते हैं, अभी हम वो भी देखेंगे। तो ये जो टेस्ट है वो किस तरीके से है कि आगे की तरफ इसको जब फॉरवर्ड बेंडिंग कर रखा है तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है ना, और यहाँ पे हल्का सा एंगल बनता है, लगभग 16 से 20 डिग्री तक माना जाता है, दैट इज सीन इन द स्कोलियोसिस। ये जो है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नेम यहाँ पे है, नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ, दैट इज योर स्कोलियोमीटर,
इस डिवाइस को क्या बोला जाता है? स्कोलियोमीटर। और इसके अंदर ये जो डिग्री है, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे पॉइंट रहता है और इसको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। जिस तरीके से झुकेगा तो यहाँ पे जो रिंग है, ये रिंग होती है वो टेबल करती है यहाँ पे कितना है। तो नॉर्मली जो रहता है वो 20 डिग्री 15 से ऊपर आना आता है, 8 से भी माना गया किसी किसी बुक के अंदर, लेकिन 20 डिग्री 15 से 20 डिग्री कॉमनली स्कोलियोसिस के अंदर देखने को मिलता है। और जब ये एंगल 15 से 20 डिग्री तक है तो वो आपका पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है एज ए स्कोलियोसिस। समझ गए? तो हाँ 15 से 20 डिग्री मेंशन भी कर ले, 15 टू 20 डिग्री मेंशन भी कर। ये जो एंगल बन रहा है, अरे एंगल मेजर करने की डिवाइस ही है स्कोलियोमीटर। अब जब आपको ऐसे बोला जाता है, और मैंने बोला है कि जब आपको कुछ यूनिक चीज मिलती है तो उसके बारे में सर्च करके पढ़े, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता है, इमेज से क्वेश्चन बनता है, इस मीटर से क्वेश्चन बनता है, इस एंगल से क्वेश्चन बनता है। सारी चीजें आपको ध्यान के अंदर बिठा के रखना है। एडम से फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट, एडम से फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट, और दो चीजें लिखी हुई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। अरे पुष्पा के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है? यूजुअली थोड़ी है, उनको हमेशा के लिए तो वो फंक्शनल हो गया ना। फंक्शनल क्या है? अभी जैसे नॉर्मली मैं ऐसे झुकूंगा, ये मैंने अपने हिसाब से देरी से फंक्शनल है ना, फंक्शनल अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करे। स्ट्रक्चर मतलब कि परमानेंट और का की डिफॉर्मिटी ऐसी, इसलिए दो यहाँ पे ऐड ऑन कर रखे हैं ना, आपके माइंड के अंदर ये बनता है, इसको भी क्लियर कर ले। या फिर एक और कंडीशन है कि पेन हो रहा है किसी पर्सन को, है ना, किसी पर्सन को पेन हो रहा है तो वो इस तरीके से होगा, उसको एक अंदर की तरफ पेन हो रहा है या किसी भी बॉडी पार्ट पेन हो रहा है तो उसको जब फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहे हैं तो इस तरीके से फॉरवर्ड हो पा रहा है, तो वो पेन की वजह से वो दैट इज अ फंक्शन। ये परमानेंट तो नहीं है लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसका जो एंगल है वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है, दैट इज योर एडम से फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। और वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है? स्कोलियोसिस, फंक्शनल और अदर दे आर स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट है बोस्टन ब्रेसेस फॉर स्कोलियोसिस। पर्टिकुलर स्कोलियोसिस के लिए जो ब्रेसेस आती है वो जो हमने देखी थी वो तो आपकी कॉमन सभी के लिए हम यूज कर रहे हैं। इसलिए जो नेम था वहां पे सर्वाइको थोराको लंबर सेकल ब्रेसेस हम बोलते हैं। यहाँ पे ये कॉमनली आपका स्कोलियोसिस के लिए दैट इज बोस्टन ब्रेस, इस तरीके से पूरा बांध रखा है इसी रीजन को, है ना। तो आपका कौन सा? बोस्टन ब्रेसेस। ये भी पोस्चुरल डिफॉर्मिटी को ट्रीट करने की वाली डिवाइस है ना। ये सारी ही खास है बच्चों, डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, सीधे इमेज देखिए। और नॉट ओनली सिंगल इस इमेज पे डिपेंड रहना है। जब आपको ये बताया गया तो यहाँ पे एक इमेज है, जब रिवाइज करते हैं तो इमेज और सर्च करें और इमेज देखें, ताकि 1 से 2 से 4 से 5 इमेज आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देखते हैं तो और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और वहीं से कोई इमेज आती है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। दोनों चीजों को डिफरेंशिएट रखना है, बोस्टन ब्रेसेस को और जो लास्ट आपका मिल्क वो की ब्रेसेस था उसको। क्लियर है ये? नेक्स्ट आपके सामने और पॉसिबल डिफॉर्मिटी कौन कौन सी बन जाती है, हालांकि ये जो पढ़ते हो है ना पीरियडिक के पार्ट, तो लेकिन जेनु वेलकम जेनु वेरम है ना, टेलिपस, तो उन सबको हम वन बाय वन कवर कर लेते हैं ताकि कुछ भी चीजें मिस नहीं हो। ऑल्सो नोन एज अ नॉक निक और किसिंग नी, इसी को एक नेम दिया जाता है किसिंग नी, दो नेम इसके हैं। और इसमें जो पोस्टर रहती है वो इस तरीके से, जो नी वाला पोस्टर है इस तरीके से, जो नी वाला पोस्टर है वो इस तरीके से देखने को मिलता है, दैट इज योर किसिंग नी, नॉक नी। और इसके अंदर नॉक नी टेस्ट किया जाता है, अपोजिट देखने को मिलता है जेनु वेलकम। और यहाँ याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है कि वेलकम, गम आर का बीच मतलब चिपकाया हुआ है ना, ये जो जॉइंट है वो एक दूसरे के पास, नी जॉइंट है एक दूसरे के पास चिपकने की कोशिश करें, वेलकम। एक आएगा जेनु वेलकम, नेम याद रखे, नॉक नी है ना और किसिंग नी जेनु वेलकम, तीनों नेम आपको याद रखना, इमेज समझना है। जेनु वेरम ऑल्सो नोन एज द बाउलेग, ये आपके सामने इस तरीके से, ये क्या है? बाउलेग है, ये जो है बाउलेग है। और इसको कैसे याद रखते हैं? वेरम, वेरम है ना। तो वेरम के अंदर जो आपकी थिंग्स बना रखी यहाँ पे कि आपकी बोतल है और वो बोतल भी कैसे ली है? रम की बोतल ली है, तो उसकी वजह से ये बन गया, ऐसा बनाया हुआ है, इमेज में भी आप पढ़ते हैं तो, है ना। तो उस वजह से ये जो नी है वो सेपरेट है। या आप जो रम पी लेते हैं वो ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि जब रम पी लेते हैं तो कैसे चलते हैं? इस तरीके से, है ना। तो देयर इज ए जेनु वेरम, वेलकम मतलब चिपका हुआ, वेरम मतलब बाहर की तरफ, तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। तो जेनु वेरम, अरे पीने के बाद जो बेवड़े बनते हो तो कैसे चाल होती है? आप नहीं बनते हैं लेकिन जो भी बनते हैं। हाँ जी मैडम, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। अच्छा उसको कैसे पता चलेगा? उसको अगले दिन बता दिया जाएगा। अच्छा मेरे लिए बोल रहे हैं? नहीं भाई मैं नहीं पीता हूँ। ओकेजनली देयर मे बी सम टाइम, नॉट एज ए प्रोफेशनली, मतलब प्रोफेशनली लिया जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक टाइम ये वो, ये एक मेडिकेशन के रूप में चीजें है। अगर आप, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, कहीं मेरी जॉब आप खतरे में डाल दो, है ना, पीछे वालों, कहीं मेरी जॉब आप खतरे में डाल दोगे सर, ऐसे बोल रहे हैं आप, है ना। इट्स नॉट, हाँ लेकिन आप देखते हैं तो एक हंसी की दवाई के अंदर बड़ी प्रचलित होती है, नॉट ए गुड थिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये टोटका वाली चीजें हो जाती है, लेकिन अल्टीमेट है उसके अंदर एल्कोहल है ना, तो वो चीजें कंज्यूम नहीं करना है, ये आपको याद रखना। चलो इधर ध्यान दे लो, है ना। अभी तो चाय पीने के पैसे भी जुगाड़ कर रहे हो इधर से उधर, आप रम की बातें कैसे कर सकते हो? चलिए, तो जेनु वेरम जेनु वेलकम, ऐसी बातें करवा लो सर आप, है ना। दिन भर लगे रहेंगे, क्वेश्चन पूछो तो साइलेंस हो जाती है, चुप्पी आ जाती है आप लोगों के अंदर। यहाँ कौन सा है? देयर इज ए क्लॉपुट। यहाँ पे जो आर्क बन रहा है, कौन सा आर्क बन रहा है? पढ़ के क्या बता रहे हैं बताओ? ये जो आर्क बन रहा है लॉन्जिट्यूडनल आर्क बन रहा है, तो लॉन्जिट्यूडनल आर्क यहाँ पे ज्यादा बन जाता है ना। ये जो आर्क है वो ज्यादा हो गया इस तरीके से, दैट इज लॉन्जिट्यूड। एक था आपका ट्रांसवर्स जो मीडियल था, मीडियल टू लेटर था, है ना। तो ये जो मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्क है वो एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, 20 से एलिवेटेड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। द टाइप ऑफ दैट डिफॉर्मिटी इज नोन एज क्लॉपुट, जो कि ज्यादातर कंजेनिटली ही होती है ये थिंग्स, है ना, कंजेनिटली ही देखने को मिलती है, वो आपको कंसीडर करके चलना है। बाकी सम टाइम हाई हील की जो थिंग्स होती है रेगुलरली बेसिस पे यूज करने की वजह से भी ये डिफॉर्मिटी सम टाइम बन सकती है, लेकिन टेम्परेरी होती है, वो कुछ ट्रीटमेंट के बाद में सेटल हो जाती है। तो क्लोपुट आपको याद रखना। इसी की तरह एक और आता है, दैट इज क्लोपुट, है ना। और एक होता है प्लेट फुट, क्लोपुट जैसे है वैसे आपके डाउन सिंड्रोम का प्लेट फुट आता है ना, ये तो अलग है। और प्लेट फुट के अंदर कैसे बन जाता है? ये जो आपका एंगल बन रहा था, जो लॉन्जिट्यूडनल आर्क वहां पे बड़ी हुई आ रही थी, वहां पे लॉन्जिट्यूडनल आर्क लगभग आपकी एब्सेंट रहती है। जो पुट होता है ना, जो पुट की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से प्लेट पुट के रूप में देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे जो आर्क है वो बिल्कुल होती ही नहीं है ना। सीधे पैर देखे होंगे इसे, है ना। छोटे बच्चे की इनिशियल स्टेज में रहती है, लेकिन उसका भी आप देखोगे तो जो मिडिल वाला पोर्शन है, छोटे बच्चे को पुट आप देखोगे तो पुट वाले में भी जो बाहर वाला पोर्शन होता है आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल प्लेट ही है, लेकिन आर्क डिसाइड होते हैं मिडिल वाले से। तो मिडिल वाला तो हल्का सा आर्क रहता है, छोटे बच्चे भी है उनके अंदर भी, है ना। लेकिन टाइम के साथ साथ वो ठीक बन जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर वो यहाँ पे जो प्लेट दिख रहा है वो पूरा ही प्लेट आता है, तो वो कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी मानी जाती है। आपके जो सिंड्रोम्स होते हैं, जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, कॉमनली जो डाउन सिंड्रोम वगैरह, उनका सिम्टम उसको कंसीडर किया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेट पुट। ये भी आपको क्लोपुट के साथ में याद है, क्लोपुट का अपोजिट प्लेट पुट। बॉडी फॉर्मेटिव आपके सामने है, एक आपकी टेलिपस वेरस इन्वर्जन और बेंडिंग। इनवर्ट जो पुट है वो आपका अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, इनवर्ट बेंडिंग और आउटवर्ड बेंडिंग। और इन्वर्जन और आउट एवर्जन हमने पढ़ा था मूवमेंट में, इन्वर्जन और एवर्जन। इन्वर्जन मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट, एवर्जन मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट। तो आप फंक्शनली तो करते हैं बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, बाकी प्रेजेंट ही है
है ना, जैसे इस पेयर के अंदर है, तो ये टेलिपस वेलस हो गया और ये आपका क्या हो गया, टेलिपस वेलगस, है ना, टेलिपस वेलगस, ये आपको याद रखना, टेलिपस वेलगस है यानी बाहर की तरफ जा रहा है और ये टेलिपस वेलस है अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें कैसे पता चलेगा कि अंदर की तरफ हो रहा है या बाहर की तरफ है, ये तो इमेज दे दी और ये वो हटा देते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये अंदर की तरफ हो रहा है या बाहर की तरफ हो रहा है। टॉय एग्जैक्टली, ये टॉय है, इसके साथ रिलेशन देखना, अगर आपका टॉय वाला पोर्शन है वो पास में आ रहा है, टॉय वाला पोर्शन आपकी बॉडी के पास में आ रहा है, इसका मतलब कि अंदर की तरफ, टॉय वाला बॉडी से दूर जा रहा है, टॉय वाला बॉडी के पास से दूर जा रहा है, टॉय वाला दूर जा रहा है, इसका मतलब वो बाहर की तरफ रोटेट हो रहा है ना, जैसे ये आप अंगूठा समझ सकते हो, तो बॉडी के पास में आ रहा है इस तरीके से, ये बॉडी के पास में आ रहा है, तो वो आपका क्या है, इन्वर्जन है, ये बॉडी से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है आपका थंब, तो वो क्या बन गया आपका एवर्जन, तो ये आपका बन जाएगा टेलिपसी वेलगस, इसमें एवर्जन हो रहा है, टेलिपसी आपका वेलस, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, ये दो आपको याद रखना। देन उसके बाद में कंजेनिटल फूड के अंदर टेलिपस इक्विनस, टेलिपस कैल्केनस, टेलिपस इक्विनस, टेलिपस कैल्केनस, ये दोनों भी आपको क्लियर करके रखना, सम टाइम पूछ ली जाती है, इसलिए सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करें, तो टेलिपस इक्विनस, टेलिपस कैल्केनस, इस तरीके से, इक्विनस यानी ऊपर आगे के जो पोर्शन है वो आगे वाला मान लीजिए आपका पैलेंज वाला पोर्शन है उसी पे ही डिपेंडेंट है, डिजिट बोन पे ही, और आपका जो मेटाटार्सल उसका कुछ पोर्शन तक, तो आपका टेलिपस इक्विनस है और ये जो है वो आपका टेलिपस कैल्केनस, इस तरीके से याद रखें, इस तरीके से पोस्टर होता है या फिर आपका टेलिपस कैल्केनस, दो पोस्टर है, ये भी आपको याद रखना, क्लियर है ये। देन स्ट्रेन और स्पेन दो थिंग्स होती है, एक होता है आपके सामने स्पेन, एक होता है आपके सामने स्ट्रेन, तो स्ट्रेन किसका है, स्ट्रेन पुल्ड मसल पुलिंग आउट द स्ट्रेच और टू बार फ्रॉम द मसल दैट इज अ टेंडन, आप किस तरीके से याद रखते हो इसको, सिंपली स्ट्रेन है, टी आ रहा है मतलब क्या इन्वॉल्व हो रहा है, टेंडन, और जब टेंडन बाहर खींचेगा तो उसके साथ साथ में टेंडन किसको किससे कनेक्ट करता है, मसल को बोन से, तो जब टेंडन बाहर खींच रहा है तो मसल भी बाहर आ जाएगी, इसलिए डेफिनेशन में ये वर्ड लिखा हुआ है कि पुल्ड मसल, मसल है वो पुल अप होगी, जैसे ये नॉर्मल मसल है और यहाँ पे इस तरीके से खींच गई है ना, यहाँ पे इस तरीके से खींच गई, मसल का पुलिंग हो गया, दैट इज योर इंजरी नोन एज द स्ट्रेन, तो स्ट्रेन मेनली याद रखना है टेंडन की इंजरी है, और क्योंकि टेंडन जो होता है, टेंडन जो होता है वो आपकी मसल को, टेंडन जो होता है वो आपकी बोन को मसल से या मसल को बोन से कनेक्ट करता है ना, तो जब टेंडन टूटेगा तो मसल भी आपकी बाहर की तरफ पुल अप की होगी, बाहर की तरफ खींचेगी, दैट इज योर स्ट्रेन। एक हो जाता है इसी की तरह, दैट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन और स्पेन, हाँ ठीक है मैं नोट्स में से दे दूंगा, स्ट्रेन पुल मसल लिखे और इसकी जो टेंडन है उसके बारे में मेंशन कर ले हल्का सा। नेक्स्ट इज स्प्रेन, और स्प्रेन क्या रहता है, स्प्रेन पुलिंग आउट ऑफ द लिगामेंट, जो बोन को बोन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज लिगामेंट, और जब उनमें टीयरिंग हो जाती है उनका पुल आउट हो जाता है उसे हम क्या बोल देंगे, स्प्रेन, तो ये भी समटाइम पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्प्रेन पुलिंग आउट ऑफ द लिगामेंट, पुलिंग आउट ऑफ द लिगामेंट, और इनका जो मैनेजमेंट होता है लगभग जो फ्रैक्चर का मैनेजमेंट होता है सिमिलरली इनका मैनेजमेंट अप्लाई होता है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट आपके स्ट्रेन एंड स्प्रेन का मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो एक यूनिक थिंग्स यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं दैट इज राइस से, हाँ जो एक एक्रोनिम बना रखा है राइस से, तो किस तरीके से करना है, तो रेस्ट देना है, फ्रैक्चर में भी आप रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आई से एप्लीकेशन देना है ताकि पेन से रिलीफ मिले, कंप्रेशन देना है ना, और एलिवेटेड रखना है पर्टिकुलर जिस पार्ट पे एक्सट्रीमिटी उसको पूरा कर, एक्सट्रीमिटी लिम्ब, जिस लिम्ब के अंदर जहां पे प्रॉब्लम हो रही है उसको हल्का सा एलिवेटेड रखें और कंप्रेशन पे वहां पे अप्लाई करें ताकि ज्यादा और अवॉइड डिसलोकेट नहीं हो, ज्यादा टीयरिंग नहीं हो, और आपका आइस एप्लीकेशन एज ए एनाल्जेसिस के रूप में काम करेगा, दूसरा आपको यहाँ पे रेस्ट वहां पे प्रोवाइड करना है। ये है स्ट्रेन एंड स्प्रेन मैनेजमेंट। फ्रैक्चर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि इसका कुछ एक पोर्शन रह जाता है दैट इज अ कास्ट, है ना, कि कास्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कास्ट किसका बना होता है, सिंथेटिक कास्ट क्या है, आपके जो आर्टिफिशियल कास्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, बीच बीच में आपको दर्शन करने भी जरूरी है ना, ताकि आपकी चीजें सही चलती रहे। ये जो चीजें हैं अभी हमने जो स्पीड बढ़ाया है बच्चों, थोड़ा हो सकता है कि कुछ कुछ बच्चों के लिए, सभी के लिए तो नहीं, कुछ कुछ के लिए कि थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा हो, पकड़ नहीं पा रही स्पीड को, हम समझ सकते हैं बच्चों ने, ये जो चीज होती है काफी एक्सपीरियंस के बाद में आप लोग गेन करते हैं, लेकिन कोशिश करें रिवाइज करने की, चीजों को समझने की, है ना, बातें करने के लिए नहीं बोला गया आप लोगों को, है ना। प्रोवाइड द इमोबिलाइजेशन ऑफ द बोन एंड जॉइंट, ये हमने देख लिया था, स्लेप यूज इन द इमरजेंसी सिचुएशन, कास्ट के साथ साथ में जो थिंग्स आती है वो पढ़ लेते, स्लेप, बट स्लेप क्या होता है, स्लिंग की तरह, हाँ सपोर्ट देने के लिए जो स्लिंग होता है, हैंड के अंदर स्लिंग लगाते हैं, पैर के अंदर जो लगाते हैं, जो सपोर्टिव डिवाइस होती है उसी टाइप से आपका स्लेप रहता है, यूज इन इमरजेंसी और टेम्परेरी बेसिस, इन्वॉल्व द मल्टीलेट 12 to 16, जो बेसिकली आप स्लिंग की तरह बोल सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर लपेट के उसको इमोबिलाइज कर लिया, एक प्रकार से स्प्लिन, एक टाइप से हम बोल सकते हैं स्प्लिन, तो वो डिवाइस यूज करते हैं। ड्राई कास्ट अचीव आफ्टर द स्लीप प्रोसीजर, मेन थिंग्स है कि ये जो कास्ट है ना, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो अदर थिंग्स है, जो कि स्लेब है वो पट्टी आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में उसको डायरेक्टली जो पट्टी है वो चिपकी हुई है उसको वेट करना पड़ता है, इसलिए जो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा उसमें आपका वाटर का कंपोनेंट आता है, हेमी हाइड्रेटेड हम बोलते हैं, आगे भी देखेंगे। तो वेट करने के बाद में और वेट करने से पहले जो कास्ट रहता है, तो करने से पहले जो कास्ट रहता है वो आपका ड्राई कप रहता है, सॉरी ड्राई कास्ट रहता है, और ड्राई कास्ट है वो कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बस ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन हड्डी अच्छे से टूटी है उसको लंबे टाइम तक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो फिर बाद में जो वो ड्राई कास्ट है उसको वेट कर दिया जाता है, चुना चुना समझ सकते हैं, तो जो चुना होता है वो पूरी तरह से चिपक जाता है, और जिस जो आप शेप देते हैं उसको सेम वही शेप बन जाता है, और आपने कभी कभी किया भी होगा ऐसा, कभी किसी के साथ हुआ है, तो ड्राई कास्ट अप्लाई होता है, उसपे से हाथ से हमने फिंगर बना दी, तो सूखने के बाद में जब वो ड्राई हो जाता है वो शेप एज इट इज बना रह जाता है, जब तक उसको हटाया नहीं जाए, वो इतना हार्ड हो जाता है कि उसको हटाने के लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है ना, जो आपका कास्ट कटर होता है उसको यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का ये आपका इमोबिलाइजेशन मटेरियल बन जाता है, तो ड्राई कास्ट जो होता है अचीव आफ्टर स्लीप प्रोसीजर अलाउड वेट कास्ट 24 to 72 आवर्स टू द ड्राई, यहाँ पे थिंग्स है कि जो ड्राई कास्ट है उसको वेट किया जाता है पानी के अंदर, और उसको टाइम कितना दिया जाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है डायरेक्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम का वो ये है कि जो कास्ट आपने अप्लाई किया है फ्रैक्चर के लिए उस कास्ट को वेट होने के लिए सॉरी ड्राई होने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, दैट इज योर 24 to 72 आवर्स, वो डिपेंड करता है कितने लेयर का कास्ट बना है, यूजुअली तो 12 से 16 जो लेयर है उसके अकॉर्डिंग, बाकी छोटा फ्रैक्चर है बड़ा फ्रैक्चर जैसे थाई का है फीमर का है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कास्ट अप्लाई किया जाता है, अलग अलग टाइमिंग पीरियड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए रेंज यहाँ पे है दैट इज
24 to 72 आवर्स टू ड्राई। सिंथेटिक कास्ट होता है वो 20 मिनट के अंदर ड्राई हो जाता है। दोनों की इमेजेस अभी हम कवर करेंगे। केमिकल फॉर्मूला जो कास्ट होता है वो मेनली आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के पीछे रीजन होता है जो पेरिस कंट्री है वहां पर ही ये स्पेसिफिक टाइप का चूना मिलता है। और ये जो कास्ट होता है वो आपका कैल्शियम मॉडिफाइड थिंग है, कैल्शियम सल्फेट इसके अंदर मेनली होता है ना? और ये जो मटेरियल होता है पेरिस के अंदर ही बढ़िया तरीके से एक अच्छी क्वालिटी के अंदर वहीं पे प्रेजेंट होता है, वहीं पे वहीं से अवेलेबल होता है। बेस्ट जो कंट्री होती है इसको डेवलप करने वाली पेरिस, इसलिए वर्ड लिया हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस कि पेरिस का प्लास्टर इसका मतलब बहुत शानदार प्लास्टर। हालांकि अभी तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स आ गई है, लेकिन ये जो ओरिजिनल होता है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस से बना है इसलिए ये नेम है। और रहता क्या है इसके अंदर? कैल्शियम सल्फेट। लेकिन जब आप इसको वेट कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है H2O के साथ में, है ना? तो इसका जो फॉर्मूला बनता है देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट करके इसको बोला जाता है ना? ये जो फॉर्मूला बनता है इसका अगर हम इंग्लिश नेम लिखे तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये जो फॉर्मूला है वो इसका केमिकल नेम ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसी को कंबाइंडली क्या बोल दिया जाएगा? दैट इज जिप्सम, है ना? तो ये भी समटाइम पूछा जा सकता है कि क्लास जो आप अप्लाई करते हो, सॉरी प्लास्ट, है ना? जो प्लास्ट आप अप्लाई करते हो कैल्शियम सल्फेट का, उसको वेट करने के बाद में वो कंटेंट जो बनता है, केमिकल कंटेंट जो लास्ट में बनता है दैट इज जिप्सम, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में जाना जाता है, वो आपका जिप्सम है। इसी की ये नेक्स्ट फॉर्म है ना? इसी को हम बोल देते हैं। तो जिप्सम आपको इस तरीके से याद रखना है जैसे कि आपका अप्लाई कर रखा है ना? तो शॉर्ट आर्म कास्ट, लॉन्ग आर्म कास्ट, बॉडी जैकेट कास्ट, सिंगल हिप स्पाइक का कास्ट, वो कंप्लीट बॉडी कास्ट हो गई थी। अलग अलग आपके कास्ट हो गए। इसमें से जो लिखने वाली बातें हैं बस ये सिंथेटिक के लिए 20 मिनट और ये फॉर्मूला इससे क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला, है ना? मेनली प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कास्ट से रिलेटेड आपको याद रखना। मैं इसके नोट्स दे दूंगा क्योंकि अभी कंटेंट थोड़ा हमारे पास ज्यादा है, टाइम थोड़ा कम है। शॉर्ट आर्म कास्ट है, इन कास्ट की इमेज भी कभी कभी आ जाती है डायरेक्टली एग्जाम के अंदर, ये दे दिया पूछ लिया कि कौन सा है, तो शॉर्ट आर्म कास्ट है, ये लॉन्ग आर्म कास्ट है ना? इसी तरीके से सीलिंग बन जाता है, जो टेम्परेरी सपोर्टेड डिवाइस होती है वो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म बन जाती है ना? तो शॉर्ट आर्म कास्ट हो गया, लॉन्ग आर्म कास्ट हो गया, ये आपका बॉडी जैकेट की तरह हो गया, ये सिंगल हिप स्पाइक का कास्ट हो गया, ये डबल हिप, है ना? डबल हिप पे स्पाइक का कास्ट, ये लॉन्ग लेग कास्ट हो गया, और ये आपका शॉर्ट लेग कास्ट बन जाता है। ये कास्ट के जो टाइप्स है वो आपको याद रखना है ना? ये इमेजेस आती है बच्चों, अभी आपको नेम ठीक लग रहे हैं। एग्जाम के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के अंदर अलग अलग वर्डिंग लिखे होते हैं, सिमिलर लगभग आपको लगते हैं। तो स्पेसिफिक वर्ड को याद रखना किस तरीके से कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। शॉर्ट आर्म क्यों बोला? क्योंकि इतना ही अबो, और इसको समटाइम बिलो द एल्बो। अरे शॉर्ट आर्म को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिलो द एल्बो, एल्बो से नीचे नीचे तो इतना एरिया कवर हो रहा है, तो ये शॉर्ट आर्म हो गया। अबव द एल्बो, है ना? स्टिल शोल्डर, तो ये कौन सा बन जाएगा? लॉन्ग आर्म। तो इन वर्ड इनसे भी बन सकता है, और आपकी बॉडी के कौन सा एनाटॉमिकल पार्ट पोर्शन इन्वॉल्व हो रही है उसके नेम के अकॉर्डिंग भी बन सकता है। तो ये भी आपको याद रखना। ये जो है वो आप देख रहे हो आपकी बॉडी का पोर्शन इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपकी बॉडी का पोर्शन इन्वॉल्व पता है, तो एनाटॉमिकल पार्ट का नेम देके भी समटाइम पूछा जा सकता है, इमेज देके भी पूछा जा सकता है। कास्ट की इमेजेस आपको कवर करके रखना। देन लास्ट इज द मस्कुलर सिस्टम। अभी हम अभी हम कवर कर लेंगे बच्चों मसल्स को भी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स में नहीं जाएंगे। मसल्स से जो क्वेश्चन बनते हैं, मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक है वहां से क्वेश्चन बनता है, और दूसरा जो लास्ट एक दूसरा जो क्वेश्चन बनता है मसल से लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, है ना? और उसके अलावा आपकी मेरिज मसल, हनीमून मसल, डाइवर्स मसल, पता नहीं क्या क्या मसल के नेम बना के हैं, किन के मन में ये आइडियाज आए थे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बच्चों ने। तो वो सारी चीजें भी हम लास्ट लाइट तक हम कवर कर लेंगे। तो ये भी हम आज ही इसी क्लास के अंदर कवर करते हैं, दैट इज मस्कुलर सिस्टम, ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम के साथ ही पढ़ा जाता है, इसलिए मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इसको बोला जाता है। क्लियर है स्केलेटल सिस्टम? चलिए, हो सकता है बच्चों, है ना, जो लास्ट हम डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि थोड़ा डाउट रहे, है ना? डाउट इन द सेंस डाउट नहीं होना है, जब आप रिवाइज करते हैं जो आपको गाइड किया जाता है कि थोड़ा रुक के थोड़ा रिवाइज करना है, अगर जाके पर्टिकुलर जो नई चीज देखिए उसको थोड़ा सर्च करके पढ़ना है, तो अगर आप उस तरीके से साथ साथ में पढ़ रहे हो, साथ साथ में कवर कर रहे हो, साथ साथ में नोट्स बना रहे हो, तो चीजें आपकी नो डाउट डेफिनेटली क्लियर है। लेकिन आप बल्क बना के छोड़ रहे हो, इग्नोर करके छोड़ रहे हो, तो एक टाइम बाद में सारी चीजें सफा हो जाना भाई। अभी तो क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, साथ साथ में आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, है ना? तो उसकी वजह से आपको चीजें काफी ईजी लग रही है, लेकिन एक टाइम के बाद में आप इन चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, भूल भी सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ में रिवाइज करते रहे, है ना? स्केलेटल सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजीज कंडीशन से जो मैंने आपको सेलेक्टिवली बताया वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वह थिंग्स आपको याद रखना है। बाकी थोड़ा बोरिंग सिस्टम होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लिया गया ताकि आप लोग थोड़ा इजी तरीके से इसको अडॉप्ट कर सके, ग्रैस्प कर सके, और उम्मीद है कि ठीक ठाक तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है ताकि आप समझ भी गए। इसी का एक पार्ट है ना? हालांकि ज्यादातर ये कवर नहीं किया जाता, लेकिन हम इसको कवर कर लेंगे, है ना? और कुछ पोर्शन ही है जिनको हम जानेंगे, ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, नहीं तो 640 मसल है, इनको पढ़ने के लिए आपके प्री और मेंस भी कवर हो जाएंगे, तब तक भी आपकी 640 मसल कवर नहीं होगी, है ना? तो जो सेलेक्टेड चीजें हैं ओनली वही हम डिस्कस करेंगे, आप समझ सकते हैं सारी चीजों को। तो मसल्स क्या है? इज ए टाइप ऑफ ऑर्गन। मसल्स क्या है? एक ऑर्गन है जो कि स्पेसिफिक सेल से बनी हुई है, और वह सेल कौन सी होती है? दैट इज योर मायोसाइट। मायोसाइट मसल्स बनाने वाली जो सेल होती है, मसल्स के अंदर जो सेल होती है दैट इज योर मायोसाइट। अलग अलग टाइप की होती है, मायोसाइट की भी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि किस मसल्स की वो है, स्केलेटल मसल्स की है, स्मूथ मसल्स की है, या कार्डियक मसल्स की। कौन सी मसल्स की मायोसाइट, उसके अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी बन जाती है, उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन कॉमनली आपको कैसे याद रखना कि मसल्स टिश्यू को बनाने वाली जो सेल है दैट इज मायोसाइट, बोन को बनाने वाली ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज को बनाने वाली कॉन्ड्रोसाइट, है ना? इस तरीके से आपको याद है। तो कॉन्ड्रोसाइट है आपकी, ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोपाइट है। तो हम इन सेल को भी आप कैसे लेंगे? जैसे मैंने आपको कल परसों एक ट्रिक बताई थी कि अलग से आप जो नोट्स बनाते हैं उसके अंदर साइन को अलग से लिख ले, उसी तरीके से उसी के अंदर इंडेक्स बना ले, उस इंडेक्स में नंबर लिख दे कि इस नंबर पे सेल है, स्पेसिफिक सेल करके लिख ले। जैसे कि सेल स्पेसिफिक आपकी बोन की सेल्स होगी, ऑस्टियोपाइट होगी, ऑस्टियो आपकी क्लास ब्लास्ट, इन सबको लिखे, इनके छोटे छोटे सी वर्ड लिख ले ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि ये क्या है। फिर और आपकी बॉडी के अंदर होती है जैसे यूनिक टाइप की बन जाती है, तो क्रोमापिन सेल वो भी यूनिक है, तो उनका आप रिवाइज करोगे एग्जाम के टाइम, जब उनको रिवाइज करके जाओगे तो क्रोमापिन रिवाइज होगी जब आप पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम, तभी वो रिवाइज होगी, अदरवाइज रिवाइज नहीं हो पाएगी। और आपकी जो शॉर्ट नोट्स है उनमें आपने अलग से जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वैसे आपने बना के, तो वो सेल आपकी वहां कवर हो जाती है। साइनोवियल सेल है, टाइप ए साइनोवियल है, टाइप बी साइनोवियल, इनको भी वहीं पे लिख लो, तो जब आप पढ़ोगे तो वही से आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना? आपकी जो निमोसाइट है, तो निमोसाइट आपकी टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी, तो ये यूनिक सेल होगी। और यूनिक सेल यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आपको कैसे आपको क्लियर करना है, माइनस मार्किंग कैसे कम करना, तो ये एक रिवाइज करने का बेस्ट वे होता है, नोट्स प्रिपेयर करने का बेस्ट वे है। एक अलग से छोटा सा आपकी नोटबुक के अंदर चैप्टर ही बना लो स्पेसिफिक सेल करके, और जितने भी स्पेसिफिक सेल आप कहीं से भी पढ़ते हो
है ना, आपको लगा कि स्पेसिफिक सेल है, तुरंत उस नोटबुक के अंदर उसको ऐड कर लिया, उसके बारे में 2 लाइन लिख ली, ये क्या है, देन उसके बाद आप कंटिन्यू अपने टॉपिक के साथ हो गए। और कुछ आया कि कुछ यूनिक साइन आ गया, जैसे आज हमने ट्रेड देखा है ना, कुछ यूनिक साइन आ गया, कुछ यूनिक टेस्ट आ गया, तो टेस्ट का अलग से चैप्टर बन गया, सिंड्रोम का अलग बन गया। इस चीज पे काम करें, बढ़िया लगेगा आपको, एग्जाम के टाइम ये चीजें काफी बेनिफिट आपको देने वाली है। तो मायोसाइट मसल जो ऑर्गन है उसको बनाने वाली सेल होती है, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, 3 टाइप के मसल्स पड़ते हैं। आपकी बॉडी वेट का 40 to 50% टोटल बनाती है, अप्रोक्सीमेट 6 से 40 अप्रोक्सीमेट है, इसका मतलब अप डाउन है ना, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। ये वर्डिंग जो लिखी हुई है 640 मसल्स इन द एडल्ट, मायोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द मसल्स, और मायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी अबाउट द मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और मसल्स के बारे में साइंटिफिक स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। ये कॉमन सी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। मसल को मसल से कनेक्ट करने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं उसको, बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाली होती है, देयर इज लिगामेंट, बोन को मसल से कनेक्ट करने वाली देयर इज टेंडन, और मसल से मसल कनेक्ट करने वाली फेसिया, याद रखिए फेसिया, जो कि हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होती है मसल्स के अंदर, फेसिया है ना, ये समटाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फेसिया है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है सीट होती है आपके मसल्स और मस्कुलर फाइबर्स होते हैं उनके इन बिटवीन। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, तीनों की प्रॉपर्टी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके स्केलेटल मसल्स की क्या प्रॉपर्टी है, आपकी स्मूथ मसल्स की क्या है, आपकी कार्डियक मसल्स की क्या है। तो ये स्केलेटल मसल्स होती है, तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल रहती है आपकी स्केलेटल मसल, तीनों में पूछा जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद में आपकी कार्डियक मसल, देन आपकी स्मूथ मसल है ना। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी रहती है, एक स्टेटेड है, दूसरी है वॉलंटरी रहती है। मेरी स्केलेटल मसल मेरे कंट्रोल में है, मैं चाह रहा हूं तो मार्कर को ग्रिप कर पा रहा हूं, नहीं चाह रहा तो नहीं कर पा रहा हूं, तो वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और उसके फंक्शनिंग की वजह से हो रहा है, तो वो वॉलंटरीली है। स्ट्रिएटेड है मतलब उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन हम पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जानेंगे भी। तो वो जो प्रोटीन होते हैं वो आपके अच्छे खासे प्रेजेंट होते हैं आपकी मस्कुलर टिश्यू इन द स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसके अंदर आपके एक्टिन और मायोसिन ज्यादा प्रेजेंस होता है, उसकी वजह से वहां पे ऐसे लाइनिंग दिखती है, उन लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिया। तो स्केलेटल मसल्स होती है वो आपके कंट्रोल में होती है, इसलिए यहाँ पे वॉलंटरी वर्ड लिखा है, और उसके अंदर स्ट्रिया प्रेजेंट होती है, लाइनिंग प्रेजेंट होती है। सिमिलरली आपकी जो कार्डियक मसल्स होती है वो स्ट्रेटेड होती है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होती है, कंसिस्टेंटली बीट करी है, आपके कंट्रोल में है आपकी कार्डियक मसल्स, नहीं है किसी का, नहीं है बिल्कुल भी, है ना, कंट्रोल में नहीं है। हाँ, उसकी रेट अप डाउन आप समटाइम हो सकती है ना, जो रेट होती है मसल्स की वो बढ़ा दी, पंपिंग एक्शन बढ़ सकता है, उसे हम टैकीकार्डिया कॉमनली बोल देते हैं कि रेट आपने बढ़ा दी, मसल ज्यादा काम कर रही है, कुछ फैक्टर की वजह से वो हो सकती है, तो दैट इज देयर एक्टिविटीज। लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसको बंद कर लो कि रात में सो तो मेरे हट को बोल दो भाई आराम कर ले, फिर सुबह आप वापस स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है कि कंडीशन में होता है और वो भी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। एक बार स्टार्ट होता है हट तो ये कंटिन्यू लाइफ, देखिए मतलब कहानी आप सोच सकते हैं, मेडिकल साइंस के बच्चे हैं, आपका जो हार्ट है सबसे यूनिक स्ट्रक्चर है ना, सबसे यूनिक स्ट्रक्चर है कि एक बार कब स्टार्ट होती है बीटिंग, कौन से डे में, फीटस स्टेज में होती है या एम्ब्रियोनिक, 21st डे, 21st डे पे स्टार्ट हो जाता है और चलता कहां तक है, आपकी एज डिपेंड करती है कि आप 50 साल तक है, 100 साल तक है या 200 साल तक है ना, तो वो तब तक चलता है। मतलब कितनी यूनिक स्ट्रक्चर है, और इसको बदनाम किया गया है गानों के अंदर, है ना, ये दिल टूट गया, मतलब कैसे टूट सकता है, मतलब ये कैसे ब्रेक हो सकता है, लेकिन कॉमनली बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात तो मतलब ये किसी के माइंड में आया भी कैसे, जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है इस तरीके से, है ना, और एरो बना दिया जाता है, ऐसा एरो रहता है, मतलब पता नहीं कहां से आया। और शादी जो अभी शादी ब्याह सेरेमनी चल रही है उसके अंदर आप देखोगे कि जो डेकोरेशन करते हैं उसमें ये बना होता है, और हार्ट के एक साइड यहाँ पे हो सकता है कि दूल्हा हो, यहाँ पे हो सकता है दुल्हन हो, है ना, तो वहां वरन मत हो, मतलब ये कहाँ से चल रहा है प्रचलन, नहीं जो आपकी शादी होगी तभी रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हमारी शादी हुई थी तभी ये बना था, वो सबकी शादी में होता है, लेकिन ये चला कहाँ से है, मतलब किसने ये बना, दिमाग को भी बना सकते थे ना, लीवर को क्यों नहीं बनाया, इसी को क्यों बनाया, किडनी को भी बना सकते थे ना कि मेरी किडनी टूट गई तेरे चक्कर में, दिल को ही क्यों बनाया, लेकिन चला आ रहा है सदियों से, है ना, इतनी स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है ये। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि काफी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये स्ट्रेटेड है, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए कहानी बताएगी ये भी मजबूत होता है, आसानी से नहीं टूटता है, स्ट्रेस इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रेटेड है, जो मसल्स को मजबूत बनाता है वो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होता है। तो ये तो आप इजीली याद रख लोगे, इसमें समटाइम कंफ्यूजन होते हैं कि ये स्ट्रेटेड था नॉन स्ट्रेटेड था, तो ये स्ट्रेटेड होता है क्योंकि मजबूत रहता है, इतना वीक नहीं होता है ना। बाकी नॉन स्ट्रेटेड और इनवॉलंटरी जो रहती है स्मूथ मसल्स होती है, इनवॉलंटरी वो कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे अभी भी आपके अंदर कुछ खट्टा बोल दिया गया तो सलाइवा ऑटोमेटिक सीक्रेट होगी, तो वो कहां से आई, स्मूथ मसल्स के एक्टिवेट होने की वजह से। अभी आपका एसीएल धीरे धीरे सीक्रेट होना स्टार्ट हो गया, है ना, तो वो कहां से आई, स्मूथ मसल्स के एक्टिवेट होने, दैट इज इनवॉलंटरी और नॉन स्ट्रेटेड। तो ये जो स्टेटमेंट है तीनों आपको याद रखना। कवरिंग की बात करें, जो पेरीओस्टियम जैसे थी हमारी एंडोस्टियम थी, सिमिलर यहाँ पे कवरिंग रहेगी, है ना, पेरीमाइसियम, हाँ पेरीमाइसियम और एंडोमायोसियम, यहाँ पे मायोसियम रहेगा, पेरीमायोसियम और एंडोमायोसियम, मसल्स के बाहर की तरफ जो कवरिंग है वो आपकी क्या बन जाएगी, दैट इज पेरीमायोसियम, और उसके बाद में आपकी बन जाएगी एंडोमायोसियम। सार्कोलेमा, यहाँ से समटाइम क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए टर्मिनोलॉजी है, सार्कोलेमा मतलब होता है आपकी मसल्स की मेम्ब्रेन, है ना, मसल से मेम्ब्रेन, मसल की जो सेल होती है मेम्ब्रेन तो वहीं प्रेजेंट रहेगी, तो उसको बोलेंगे मसल सेल मेम्ब्रेन। और सार्कोप्लाज्म ये आपका मसल से फ्लूइड हो गया, जो मसल्स की सेल होती है, ये इसको मायोसाइट फ्लूइड बोला जाता है, मायोसाइट, ये जो टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मायोसाइट से फ्लूइड, है ना। तो मैं जैसे न्यूरोलेमा, न्यूरोप्लाज्म, है ना, न्यूरोलेमा न्यूरोप्लाज्म ने पढ़ा है, तो न्यूरोलेमा मतलब क्या है, जो आपकी न्यूरॉन होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, लेमा मतलब होता है मेम्ब्रेन, और न्यूरोप्लाज्म जो आपकी न्यूरॉन होती है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म, है ना, उसी तरीके से। तो स्पेसिफिक नेम दे दी गया, कुछ खास टर्मिनोलॉजी नहीं है, बस इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा, और यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है सार्कोप्लाज्म। मायोग्लोबिन स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन रहता है, जैसे हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर होता है, वैसे मायोग्लोबिन आपके मसल्स में होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट इन द मसल्स, खास थिंग्स है, आगे लिखा हुआ है नोट्स, लेकिन माइंड के अंदर रखिए कि मायोग्लोबिन जो होता है आपकी मसल्स के अंदर जितना अच्छे से प्रेजेंट होता है उतनी अच्छे से मसल आपकी ग्रोथ करती है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग जो साइट होती है आपकी मसल्स के अंदर, दैट इज योर प्रोटीन, और दैट प्रोटीन इज नोन एज द मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन अलग है, इसके अलावा मसल्स के अंदर प्रोटीन जो एक्टिन होता है अलग है, मायोसिन होता है अलग है, ट्रोपोनिन अलग है, ट्रोपोमायोसिन अलग है, एक्टिनिन अलग है ना, और आपका जो टाइटिन है अभी सारे देखेंगे वो अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, रेगुलेट करने वाले अलग, स्ट्रक्चर बनाने
करने वाले अलग है, आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल करने वाले अलग है, मसल्स में ऑक्सीजन बाइंड होने वाले प्रोटीन अलग है, सारे प्रोटीन भी जानेंगे। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट जो बनते हैं, आपके फिलामेंट इसकी स्ट्रक्चर बनती है, मसल की बंडल की स्ट्रक्चर बनती है, तो वो एक्टिन और मायोसिन, ये भी दो आपकी प्रोटीन की सब्सटेंस है, और इन फिलामेंट की वजह से ही आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। सीधा क्वेश्चन यही है कि आपकी मसल का थिन फिलामेंट कौन सा है, आपकी मसल्स का थिक फिलामेंट कौन सा है। थिन और थिक, तो जो थिन होता है दैट इज एक्टिन, और मायोसिन, मायोसिन यानी मोटा, ऐसे याद रखें, मायो यानी मोटा और एक्टिन यानी पतला। तो एक्टिन जो है वो आपका थिन फिलामेंट है, मायोसिन जो है आपका थिक सॉरी फिलामेंट है, नॉट फिलामेंट। फिलामेंट मतलब उसके अंदर थ्रेड है। जब हम मसल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मसल के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है सेक्रोमियर्स को बोलते हैं, और इसके अंदर अलग अलग इस तरीके से ये जो बड़े बैंड होते हैं, ये जो बड़े बैंड होते हैं, इन बड़े बैंड को बोला जाता है आपका थिक फिलामेंट, और इसके बीच में छोटे छोटे पतले पतले जो बैंड होते हैं, इनको बोला जाता है एक्टिनिन। ये पे आपका जो जेड बैंड बनता है, इनके बीच में आई बैंड बनता है, एम लाइन बनती है, बहुत सारी चीजें रहती है ना, उतना आपके काम की चीजें नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको सेक्रोमियर बोलते हैं, सेक्रोमियर, ये भी लिख सकते हैं आप, है सेक्रोमियर। मसल्स की फंक्शनल यूनिट, बोन की फंक्शनल यूनिट इज द ऑस्टियो हेवेसिन सिस्टम, सेक्रोमियर मसल्स की फंक्शनल यूनिट। यहाँ पे जो दो जेड बैंड के बीच में, दो जेड बैंड के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है सेक्रोमियर, ये टर्मिनोलॉजी लिख लें, सेक्रोमियर, SSCROMERE, सेक्रोमियर। तो ये यूनिक चीज है, वो आपको याद रखना। देन उसके बाद में जैसे ही आपकी मसल्स आ गई, है ना, तो लिखिए इसको फटाक से। मैं चाह रहा हूँ कि मसल्स वाला भी कवर हो जाए, पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि बच्चों आपकी क्लास से कुछ पेंडिंग है, जैसे शायद अभी चल रही है ना, तो कोशिश करें कि वो थोड़ी आपकी 24 से पहले पहले फिनिश हो जाए, कुछ भी। हाँ, मॉर्निंग में ले सकते हैं, लेकिन फिर बच्चों वो हमें हमारी ड्यूटी का भी देखना होता है ना। सारी चीजें हैं, लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है ना, हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें कवर करो, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ पेंडिंग रखा। लास्ट में हमने देखा उसको हम 2-3 क्लासों में कवर कर सकते थे, लेकिन मैंने आपके सामने सुंदर तरीके से कि आपके काम की चीजें क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्या, उसी तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया। सिमिलर आपकी ये है, ये आपका ये क्या है, बोन है, ये स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, ये व्हाइट कलर का क्या है, टेंडन है। बोन को मसल टिश्यू से जोड़ रहा है, बोन को मसल से जोड़ा, ये टेंडन आ गया आपका। इसके बाहर की कवरिंग आ गई और इसके अंदर की कवरिंग आ गई, तेरी एक और कवरिंग आती है पेरीमाइसिन और एपीमाइसिन। एपीमाइसिन और अलग है ना, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं। आउटर कवरिंग सिंपली अगर आपको बोला जाए तो देयर इज पेरीमाइसिन, लेकिन मसल्स होती है, मसल्स के अंदर बंडल बनते हैं, जैसे आपके नर्व के अंदर बंडल बनते हैं, तो ये जो मसल्स है, ये जो पूरा बंडल बना हुआ इस तरीके से, ये एक बंडल है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर मसल्स है, और इस मसल्स में एक जो बना हुआ यहाँ पे आपकी पेशिया की सीटें प्रेजेंट है। मैंने बताया कि मसल को मसल से कनेक्ट करता है, तो ये आपकी पेशिया की सीटें हैं, और इसके बीच में जो लाइनिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, ये जो ये पर्टिकुलर बंडल हो गया आपका, दैट इज पेशिया पेसाइकल, और ये जो मसल्स फाइबर इसकी आउटर कवरिंग है, दैट इज पेरीमाइसिन। पूरे मसल फाइबर की है वो आपकी एपीमाइसिन। इस तरीके से याद रखें ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। देन उसके बाद में इसका क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं, तो इसको पर्टिकुलर मसल फाइबर बोला जाता है। मसल फाइबर आपका इस तरीके से दिखता है, ये आपका मसल फाइबर है। फिर इसका क्रॉस सेक्शन लिया, और ये जो बना हुआ आपका मसल फाइबर है, और इस मसल फाइबर के अंदर यहाँ पे अंदर की तरफ आपकी मायोसाइट्स प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ मायोसाइट्स प्रेजेंट होती है, और आप देखोगे तो आपको अंदर की तरफ इन बंडल के अंदर हल्के हल्के से बैंड दिख रहे हैं। ये बंडल आपके सेक्रोमियर है, और ये जो बैंड दिख रहे हैं आपको, ये लाइनिंग दिख रही है, ये आपकी एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट की लाइनिंग है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है, इनको हम इस तरीके से कवर नहीं कर सकते क्योंकि काफी डिटेल से पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके एग्जाम में इतनी चीजें आती नहीं है ना। तो सिंपली आपको इनके जो वर्ड है वो वर्ड को आपको याद रखना। एपीमाइसिन सारी मसल्स को कवर कर रही है, उसके बाद में एक मसल के फाइबर को, एक बंडल को जो कवर कर रही है पेरीमाइसिन, और उसके बीच में अंदर की तरफ प्रेजेंट है एंडोमाइसिन। इस तरीके से आपको याद रखना। एक जो बाहर की तरफ हुई है वो मसल्स है, उसके बाद में एक पोर्शन है वेसिकल है, उसके बाद में आपका एक क्या है पर्टिकुलर मायोफाइबर, देन मसल फाइबर और मायोसाइट। इस तरीके से याद रखिए। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं जाए क्योंकि इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पेरीमाइसिन, एंडोमाइसिन, सेक्रोलिमा और आपका सेक्रोप्लाज्म, मायोग्लोबिन, तीन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन आपके यहां से बनता है, इस स्लाइड से। मसल्स के जो प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कि आपकी मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी करती है ना, तो उसके लिए जो मेनली फोर्स जनरेट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दैट इज मायोसिन और एक्टिन, जो आपके थिन और थिक फिलामेंट बनाते हैं, वो अच्छे से मजबूत है, वो काम करे तभी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्टाइल कर रही है और रिलैक्स हो रही है। एक्शन पोटेंशियल जो होता है मेनली फोर्स जनरेट जो करती है वो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन करते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन जो आपकी मसल्स के प्रेशर को और उसको रेगुलेट करते हैं। दो टाइप के प्रोटीन यहाँ पे आते हैं, दैट इज ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होना है, कब रुकना है, तो वो जो प्रोटीन होते हैं दैट इज रेगुलेटरी प्रोटीन, और यही प्रोटीन जब मसल डैमेज होती है तब रिलीज होकर बाहर आते हैं और ब्लड में आप इनको फाइंड आउट करते हैं। बेस्ट एग्जांपल ट्रोपोनिन आई, हाँ ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। तो ये आपके एमआई के अटैक के अंदर जब मसल्स आपकी रिलीज होती है, दैट इज आल्सो मसल, कार्डियक मसल, और वहां से रिलीज होकर आते हैं, तो आपके रेगुलेटरी प्रोटीन है। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, रेगुलेटरी प्रोटीन्स ऑफ द मसल। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन एक्टिन जनरेट फोर्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको याद रखना। इसके मैं नोट्स दे दूंगा, ज्यादा इनको लिखे नहीं बच्चों, क्योंकि 2-3 स्लाइड, अरे नोट्स दे दूंगा, फिर पेंडिंग रह गया तो फिर वो पेंडिंग ही रहेगा बच्चों, क्योंकि कंप्लीट क्लास होगी नहीं अपनी, है ना। हाँ, क्योंकि फिर पेंडिंग रहेगा बच्चों, मैं आपके 5-10 मिनट और ऊपर भी ले सकता हूँ, है ना। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखे, हम लोग आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें। सर ने मेरे को इसके लिए टाइम दिया है, जो आपके स्केलेटल सिस्टम होता है टाइम होता है, क्योंकि हमें 6 से 7 महीने देके चलना पड़ता है कोर्स को फिनिश करने के लिए। लेकिन स्केलेटल सिस्टम में भी थोड़ा टाइम दिया गया है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ना ताकि उनके दिमाग में छप जाए, और हमने एक हद तक कोशिश की गई है ना। और आप ही उस चीज को रियलाइज कर पाओगे, और आप रियलाइज करोगे जब आप रिवाइज करोगे, है ना। और ये थिंग्स जो है अभी ऑलमोस्ट हमारी एंड होने वाली है। स्केलेटल सिस्टम हमारा मोटे मोटे पूरी तरीके से हमने फिनिश कर दिया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मसल्स के जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ पोर्शन अभी पेंडिंग है। ये स्लाइड एक से क्वेश्चन बनता है, एक लास्ट वाली स्लाइड है वहां से क्वेश्चन बनता है। अरे बहुत सारी जगह तो इनको कवर भी नहीं किया जाता, एटलीस्ट हम कवर करके आपको प्रोवाइड तो कर रहे हैं। तो ये थिंग्स आपको थोड़ा कोऑपरेट करना। हो सकता है 5 से 10 मिनट बच्चों ज्यादा ले, किसी बच्चों को कुछ इमरजेंसी है, टोका नहीं जाएगा, साइलेंटली ब्रेक उठा के अपना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट है ना, थोड़ा सा लिया जाएगा। हॉस्टल का खाना थोड़ा रुक के भी आप खा सकते हैं, है ना। इधर वाले जो बच्चे उनको गर्म खाने की होती है तो मिल जाएगा। स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर अच्छा इनको याद कैसे रखेंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल करने वाला एक्टिन मायोसिन है, और रेगुलेट करने वाला टीटी होता है। अरे ट्रेन के अंदर टीटी होता है ना, टीटी याद रख ले। तो टीटी आपका मेनली रेगुलेट करता है, इसलिए ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, अरे इन टर्मिनोलॉजी को लिखे कहीं ना कहीं, को लिख ले ताकि याद रहे आप लोगों को, नहीं तो भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद में, है ना। मायोसिन को लिख ले बीच में मोटा, और इसको एक्टिन को लिख ले पतला, ताकि ये चीजें याद रहे। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में भी काम करती है। दूसरा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर होती है, एटीएम, एटीएम याद रखिए, जो एटीएम की स्ट्रक्चर होती है बड़ी शानदार तरीके से बनाई होती है ताकि वहां से चोरी नहीं हो, और उसको रेगुलेट करने के लिए टीटी होता है। एटीएम की स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए टीटी होता है, तो टीटी इज रेगुलेटरी प्रोटीन, और एटीएम इज योर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ए यानी एक्टिनिन, टी यानी टाइटिन, और एम यानी मायोमेसिन। इट्स नॉट मायोसिन, इट्स मायोमेसिन। तो एक्टिनिन, टाइटिन, मायोमेसिन, तो ये क्या हो गया आपके एटीएम, है ना।
एटीएम की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई गई है कि उसको रेगुलेट करने के लिए टीटी की जरूरत पड़ी, है ना। तो दैट इज योर टी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, दैट इज योर रेगुलेटरी प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्टिनिन, टाइटिनिन और मायोमेसिन। क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं होना है। नेक्स्ट आपके ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, दैट इज योर मायोग्लोबिन। एग्जाम का क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड होता है ब्लड में, जैसे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, ब्लड में एल्बुमिन भी है लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ होता है, सिमिलरली यहाँ पे आपका किसके साथ बाइंड होता है, दैट इज द मायोग्लोबिन। नेक्स्ट की माइलस्टोन, है ना, जो आपके मेन माइलस्टोन है जहां से एग्जाम के क्वेश्चन बनता ही है, ये हम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। और की माइलस्टोन हो गए, चलिए। हुआ तो नहीं है, मैं समझ भी सकता हूँ बच्चों, मनी मन में तो पता नहीं क्या कुछ बोले, ऐसे बोलते सर हुआ है, लेकिन तो दे नहीं रहे आप, नोट्स दे दिए जाएंगे ना। की माइलस्टोन के अंदर क्या क्या है, लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल इज द ग्लूटेस मैक्सिमस, लार्जेस्ट मसल, लॉन्ग, इनको लिख के भैया, है ना, इनको लिख ले, मोबाइल से फोटो ले ले, जो भी आपको जैसे ठीक लगे, लेकिन जहन में भी रखें, लॉन्गेस्ट मसल दैट इज अ सार्टोरियस, आपके लेके अंदर रहती है सार्टोरियस मसल, दैट इज अ लॉन्गेस्ट, आल्सो नोन एज द टेलर मसल। टेलर मसल क्यों बोला जाता है, जो टेलर होते हैं कॉमनली वो इनको काम में लेते हैं, जब वो चेयर पे बैठ के जो टेलरिंग का काम करते हैं कॉमनली, तो उस मसल को ज्यादा काम लेते हैं, दैट इज योर सार्टोरियस, यहाँ से इस तरीके से पीछे की तरफ से रहती है, दैट इज सार्टोरियस मसल, लॉन्गेस्ट मसल, वाइडेस्ट मसल जो चौड़ी रहती है, यहाँ पे जो रहती है ये वाली मसल, दैट इज लेटिसिमस मसल, लेटिसिमस यहाँ पे जो रहती है वो आपकी क्या, वाइडेस्ट, वाइड मतलब चौड़ाई ज्यादा है, वाइडेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट, सॉरी नहीं, तो इसमें समझने की बात नहीं बच्चों, ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो समझ, यही तो मैं बता रहा हूँ ना, अब बुक से आप पढ़ोगे, बुक्स में ये मटेरियल आपको कहीं पे एक साथ नहीं मिलेगा। तो इनमें किस तरीके से आप जा रहे हैं कि इसको मतलब रुक के आपको टाइम दिया जाए, ठीक है। आपकी बात कंसीडर की जाती है ना, लार्जेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल, वाइडेस्ट मसल, लिखो भाई, बात मानी जा रही है। बिल्कुल नहीं, चलिए मैं इसलिए आपकी बात जो मैं बता रहा हूँ कि समझने के लिए, जैसे वाइडेस्ट मसल है मतलब क्या है कि लेंथ वाइज तो है लेकिन उसका डायमीटर वाइज छोड़िए, तो मैं जैसे ऐसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यही समझने की थिंग्स है कि लेटिसिमस कहाँ प्रेजेंट होती है, किस रूप से, और क्योंकि की माइलस्टोन है, जैसे समझाने की आप बात बता रहे हैं, तो जैसे मसल है, मसल को पूरा माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, आपका जेड बैंड है, आई बैंड है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका कैसा रिलेशन होता है, किस तरीके से कॉन्टेक्टाइल वहाँ पे बनता है, किस तरीके से वहाँ पे सेक्रोमियर बनता है, तो वो सारी चीजें डिटेल से जानने के उतनी बच्चे आपके एग्जाम के लिए आप भी समझ सकते हैं कि वो काम की नहीं है। और मैं आपको बहुत शानदार तरीके से, मेरे पास इसके पूरे डिफिनेटिव नोट्स है ना, मैं आपको पूरे, आप बोलोगे तो 2 3 4 दिन में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो चीज अभी आपके सामने है नहीं, इस चीज को बस लिखे, बाकी कुछ अभी है भाई। आप क्लिपिंग करो, जब तक आपका गेट ओपन नहीं, चाबी मैं ले लेता हूँ लोग लगा के, जब तक आपका गेट ओपन नहीं होगा आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ये माइलस्टोन ही है, कुछ आपको डाउट रहता है तो आप पर्सनली बता सकते हैं। हाँ, लोकेशन में बता रहा हूँ, साथ साथ में चल रहा हूँ। तो वाइडेस्ट मसल होगी, स्मॉलेस्ट मसल आपकी स्पेडिस होगी, कहाँ पे रहती है, ईयर के अंदर, है ना। देन आपकी बॉक्सर मसल्स होगी, सेरेटर एंटीरियर, यहाँ पे ये जो होती है सेरेटर एंटीरियर, ये जो मसल्स होती है वो आपकी बॉक्सर मसल्स होती है ना। मस्कुलर सिस्टम के लिए हमें पर्टिकुलर डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है इन एक मसल्स को दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट से ये सीधे क्वेश्चन है और इतना ही बनता है, तो उस हिसाब से ही हम कंटेंट को कवर करने की कोशिश करें, तो ज्यादा उन चीजों के लिए तनाव नहीं ले। मसल ऑफ द हनीमून दैट इज सेरेटोइस, मसल ऑफ द मैरिज मीडियल रेक्टस, मसल ऑफ द डाइवोर्स दैट इज लेटर रेक्टस, तो ये आपकी लेटर रेक्टस होगी, ये आपकी एब्डोमिनल मसल होगी, मीडियल रेक्टस होगी, इस तरीके से याद रखें। स्माइलिंग मसल, जाइगोमेटिकस मेजर मसल जो जाइगोमेटिक बोन को कवर करती है, दैट इज स्माइलिंग मसल। और फोरगोटन मसल जिनको याद नहीं किया जाता, स्केपुला होता है, उसके नीचे की तरफ रहती है, आप इधर से देखोगे तब दिखेगी स्केपुला, उसके अंदर की तरफ होती है आपके रिबकेज की तरफ, पोस्टीरियर रिबकेज की तरफ स्केपुला के नीचे की तरफ होती है, उनको फोरगोटन मसल के रूप में जाना जाता है। रेड मसल, पोस्टीरियर मसल, जिसके अंदर आपकी पोस्टीरियर मतलब जो बड़ी मसल होती है, इसका एग्जांपल है आपके सामने पेक्टोरियलिस मेजर और माइनर, जिनके अंदर वेस्कुलरिटी ज्यादा प्रेजेंट होती है, दैट इज योर रेड मसल, रेड जो वर्ड यूज किया वो वेस्कुलरिटी के लिए है। व्हाइट मसल जो है आपके यहाँ पे दैट इज फॉर योर ओकुलर मसल, जो ओकुलर मसल होती है वो व्हाइट मसल होती है, उनपे जो वेस्कुलरिटी रहती है आउटर रीजन में व्हाइट इज देखने को मिलती है, प्रेजेंट कम रहती है, दैट इज योर व्हाइट मसल, है ना। तो ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, तो उनको उसी तरीके से आपको याद रखना है कि पोजीशन याद रखिए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होती है। हाँ मसल्स बोल, ये जो आपकी है एक तो पहला आपके सामने देखिए मसल्स होता है हनीमून, सर्टोरियस मसल्स होता है, ये जो हनीमून की मसल्स रहती है आपकी जो पेल्विक रीजन होता है उसके अंदर की तरफ रहती है। अब क्योंकि 640 मसल है, एग्जैक्ट एक मसल कहां पर आपकी प्रेजेंट रहती है उसको बताना। हाँ तो मैं बताऊं पेल्विक रीजन पे इस तरीके से जो आपका इनर पोर्शन होता है वहां पर ये नोटेड रहती है, दैट इज योर सर्टोरियस मसल। की माइलस्टोन है, इस स्लाइड से क्वेश्चन बनता ही है, स्लाइड को जहन में बिठा के रखें। आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों, आपकी भावना में समझ सकता हूँ, है ना। कुछ कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा है, नो डाउट रहेगा कि सर मसल जो है किस तरीके से कवर करें, अननेसेसरी बहुत सारी चीजें मसल्स के नोट्स हैं बच्चों बहुत सारे, है ना, लेकिन सब कुछ कवर करना और हमारे पास जो टाइम बाउंडिंग है आप इस चीज को समझ सकते हैं थोड़ा सा, उसके अकॉर्डिंग डाटा आपको प्रोवाइड किया गया। बाकी स्केलेटल सिस्टम के अंदर जिस चीजों की इंपॉर्टेंस थी वो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से दिया है, ये नोट्स एज इट इज मैं आपको दे दूंगा, इसमें कुछ नोट्स एड ऑन कर दूंगा। मसल्स वाले सिस्टम की हम कर सकते हैं, एक्चुअली मेरे पास जो समय सीमा थी, सुनिए, जो समय सीमा थी उसके अकॉर्डिंग में चलना पड़ता है ना, तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसको थोड़ा, एक संस्थान होती है